मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड, थोड़ा साउंड। गुड मॉर्निंग प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में बच्चे जुड़ गए हैं, इंफॉर्मेशन है उनको ना। सुबह 9:30 से बैठे बैठे, अरे भाई ऐसा क्यों हुआ? साउंड थोड़ा सा मैनेज करो। देखो माय स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने संस्थान में जीएस लॉन्च करते हुए। कहोगे क्यों? तो हमने, इससे पहले आप जानते हो कि हम ऑप्शनल तो कॉन्टिन्यूसली अपने यहाँ करते थे, लेकिन जो जनरल स्टडीज पार्ट है वो किसी इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड होते थे। तो उसमें एक समस्या आ रही थी, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा के निकल जाता था तो फिर बच्चों का कंप्लेन आने लगता था कि सर ये टेस्ट नहीं मिल रहा है। अब वो टेस्ट मैं कैसे दूं? तो मैं केवल हिस्ट्री का भागी हूं, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, मैं किसी को टच नहीं कर सकता, ना उसमें कोई बेसिक पॉलिसी मेकिंग कर सकता। जैसे आईएएस अधिकारी के रूप में आपको ये कुछ लिमिट्स होते हैं, उसी तरह एक टीचर के रूप में लिमिटेशन होता है। तो कई बार क्या हुआ कि मैं ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता हूं। आप लोग मुखरीनगर में इतने समय से हैं, मेरे इमेज के बारे में जानते हो। मेरे किसी भी एक्स स्टूडेंट से आप बात करके देखिए, कोई बच्चा ये कहा होगा कि स्टडी में मैं ठगा गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। स्टडी में हमने किसी से अगर 1 रुपया लिया तो उसको 1.25 रुपये देने की कैपेसिटी रखी। वो भी 1 रुपया इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि खर्च कैसे चले। आपसे ही पैसे लेके आप पर खर्च करना होता है। तो मतलब यह है कि जैसे कई लोगों में भ्रम है, कई बार बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारे जब वीडियो कोई अगर लेक्चर जाता है तो उस पर भी बच्चे लिखते हैं सर आपने यहाँ छोड़ दिया, आपने वहाँ छोड़ दिया। और ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, क्योंकि सारी राम कहानी उनको बताई नहीं जा सकती। मुख्य रूप से हमें और कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि जीएस जो भी एग्जिस्टिंग पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है और जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत फासला है। क्योंकि इस फील्ड में काम करने वाला आई एम द सिंगल टीचर जो 2 टेन्योर देखा है। एक टेन्योर देखा है 2001-2-3 का, और दूसरा टेन्योर देख रहा हूं यह जो आप चल रहे 2020s में। तो पहले टेन्योर वाले जो टीचर थे वो बेचारे रिटायर हो गए, या तो उनको मतलब जानबूझ के ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अब स्टूडेंट्स नए तरीके के आ रहे हैं, कोचिंग संस्थान की जरूरतें नई तरह के हो गई। तो बहुत सारे इस तरह के टीचर्स हैं जो निकल गए फिर इस मार्केट से, और जाके उन्होंने अपना स्वांत सुखाय जीवन जीना शुरू किया। उनका भी अपने जीवन का एक तरीका है। लेकिन मैं तो अशांत होने के लिए ही बना हूं, मैं इतना जल्दी शांत नहीं हो सकता। तो मैं इस फील्ड में हूं और रहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं हिस्ट्री, और बहुतों ने बहुत समय तक इंतजार किया कि गुरुजी रिटायर होंगे तो हम लोग फ्री होंगे। लेकिन गुरुजी तो रिटायर होने, रिटायरमेंट लेने का नाम नहीं ले रहे, अब तो एक नए सिरे से नई मुहिम में लग गए। तो आज मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आप लोग खुद इसको असेस करके बताना कि अगर तुम इस तरीके से काम करते हो प्रीलिम्स में भी तो फायदा होगा या नहीं। जैसे देखो, मेरा मेन प्रोग्राम अनफोल्ड होना है जून में, मेरी जो प्लानिंग है उसके अनुसार। तो मैंने अपना पूरा प्लानिंग जून के लिए ही किया था। नॉर्मली होता क्या है कि आप देखोगे भाई अमुक संस्थान खुल रहे हैं, एक बोर्ड लग गया, बैनर टंग गया, और कुछ समय के बाद हो गया कि इनरोलमेंट ओपन। हमने ये डिसाइड किया पिछले जून में, और शुरू कर रहा हूं इस जून में, क्योंकि हमें इसमें कम से कम 8 से 9 महीने की तैयारी चाहिए थी। तैयारी किस लिए चाहिए थी वो भी मैं वजह आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि पहली बात तो मैं आप लोगों को यह सिग्नल देना चाह रहा हूं कि द स्टडी इज नॉट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विच इज गोइंग टू ओपन ऑन द सेम पैटर्न। मेरा 2 स्लोगन आपने देखा होगा, एक पैराडाइम शिफ्टिंग, दूसरा बी अ थिंकिंग क्रिएशन। तो आज मुझे लगता है कि मैं जो कुछ चीजें आपको बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे हमारा पैटर्न अलग है। तो मैंने वही आपको सबसे पहले संदेश देना चाहूंगा कि मेरा मेन प्रोग्राम जनरल स्टडीज का जून ऑनवर्ड्स अनफोल्ड होने वाला था।
इसी बीच स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड आया, कुछ बच्चों के कुछ ने सवाल किए कि सर सिर पर प्रीलिम्स सवार है तो प्रीलिम्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हमने एक प्रोग्राम लाया है संपूर्ण पीटी का। संपूर्ण पीटी नाम है उसका। अफसोस है कि जीएस में मैं आपका क्लास जून से पहले अरेंज नहीं कर पाऊंगा। वजह है इसकी, यह भी बताऊंगा। सी सेट में हमने 90 आवर्स के क्लास अरेंज किए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, कुछ संजोग ऐसा था कि मैं भी प्रीलिम्स के सेंटर पर था। तो एक तो हुआ कि जनरल स्टडीज में मैंने देखा, मतलब मैं सेंटर पर ब्रेक में जाता था, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में। तो पहली बार मैंने महसूस किया फर्स्ट हाफ में कि जो स्टूडेंट्स गए थे उसमें से 1/4 स्टूडेंट सेकेंड हाफ में नहीं लौटे। हमने भी 2 बूंद आंसू बहा के उनको श्रद्धांजलि दे दी कि लाइक शायद लगता है कि प्रथम पत्र में इतना बड़ा झटका लग गया कि अब सेकेंड पत्र में उन्होंने आने की जरूरत नहीं समझी। उसके बाद जो दूसरा पत्र जब सी सेट का हुआ, तब हुआ सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जो लौटे थे बेचारे बड़ी हिम्मत करके सेकेंड हाफ में, उन पर जब बम्बास्ट हुआ, जब बम्बार्डमेंट हुआ क्वेश्चंस का, तो फिर वो परेशान हुए। और मैंने महसूस किया, लिटरली आई हैव सीन देयर कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ब्रस्ट इनटू टीयर्स, रो रहे थे सेंटर के ऊपर। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई देखो, ये एक ऐसा एरिया है, क्योंकि देखो जनरल स्टडीज में कम से कम 4 से 5 सेगमेंट से पढ़ाएंगे तो एक टीम ऑफ टीचर्स, लेकिन 4 से 5 ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं कोई भी पढ़ाए मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि पढ़ाई सही लाइन पर है या नहीं। इसमें बस एक ही मेरा ग्रे एरिया है साइंस, और दूसरा मैथमेटिक्स। ये दोनों से मेरा थोड़ा दूर का रिश्ता रहा। तो ये मैं समझ लेता हूं कि ये पढ़ाई अच्छी क्वालिटी की हो रही है या पढ़ाई अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही, समझ में आ जाती है। इन जो सी सेट का पत्र है उसमें कॉम्प्रिहेंशन मेरा रहा है, जो ग्रेजुएशन से भी मैं रहा जुड़ा, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रहा, तो उसमें वजह से कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ाव रहा। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग से दूर का रिश्ता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इनमें को क्या हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई टीचर को ही मार्केट से पकड़ना होगा। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने करोल बाग से इस पार्ट के लिए एक टीचर के साथ अरेंजमेंट किया है। मिस्टर राजेश मिश्रा जी हैं और यंग और डायनेमिक टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो उनसे तय यही हुआ आपके संपूर्ण पीटी के प्रोग्राम में कि 90 आवर्स का वो प्रोग्राम हम देंगे, 90 आवर्स का। 15 आवर्स हम कॉम्प्रिहेंशन का प्रोग्राम देंगे। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन कहना बेकार है। आपको मैं बताऊं कि सी सेट के पेपर में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि उसके नेचर को कोई समझ ही नहीं रहे। कोई उसको मैथ अलग पढ़ा रहे, रीजनिंग अलग पढ़ा रहे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन अलग चल रहे। कॉम्प्रिहेंशन वो नहीं है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन का वो साइज नहीं होता है जो इतना आप देखते, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है उस स्टेटमेंट में जिसको कहते हो हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है इन्फेरेंस, और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें हमको इन्फेरेंस लेकर करना है। तो हाइपोथेसिस आप स्टेटमेंट पर हो गया, और कंक्लूजन पर आने के बीच आपका इन्फेरेंस जहां गड़बड़ हुआ, बी के बजाय सी हो जाता है। और इतना छोटा छोटा, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, इतना छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन भूचाल मचा देता है। कई बार तो आप देखोगे तो आपके सर में दर्द होने लगेंगे पढ़ने में कि यार ये सी है या बी है। ये तो एक आलम है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी चूंकि आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन का क्लास कराना है और मैंने टेस्ट भी रखी है 16th, और 6 उसमें मैंने सी सेट का टेस्ट रखा है, तो उसके लिए मुझे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बनवाना था। तो कुछ क्वेश्चंस तो बुक से और कहीं से मैं खुद निकाला, कुछ के लिए मैंने मार्केट से हायर किया। अब यू कांट बिलीव दैट कि मार्केट की जो कॉम्प्रिहेंशन आए तो मैंने सर पकड़ लिया। ये कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंडर्ड है मार्केट का, मतलब कंटेंट कुछ अलग है, क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग है। तो मैंने कुछ लोगों से पता किया जो पहले से जीएस के फील्ड में थे कि अच्छा यार ये बताओ कि बाकी संस्थान का कैसे मैनेज करता है। तो पता चला कि किसी का कॉम्प्रिहेंशन मतलब ऑथेंटिक नहीं होता है, सब भगवान भरोसे।
तो फिर हमने सोचा कि चलो अगर ऐसा है तो कम से कम हम अगर 100% नहीं उसको 70-80% भी बच्चों को लाइन पर ला दिया तो फिर बच्चों को फायदा हो। तो हमने 15 आवर्स का वही कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन रखा है। और आप लोग 8th और 9th का क्लास राजेश मिश्रा जी का क्लास जरूर करिए, मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाएंगे। और अब उनसे हमें बात करके पहले मैंने सोचा था कि कॉम्प्रिहेंशन का क्लास पहले आगे बढ़ा दूं, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन के नेचर ऑफ क्वेश्चन को मैंने देखा तो बेसिकली वो लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग है। इसलिए थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ये बात मैं उनसे कर लूंगा कि वो पहले मैथ से शुरू करेंगे कि रीजनिंग से शुरू करेंगे या दोनों पैरेलल खोलेंगे। तो जब उनका वह पार्ट हो जाता है या वो पार्ट चल जाता है, कम से कम 5-6 दिन तक एक रीजनिंग की समझ आपको हो जाती है, तब मैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन लाऊंगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन भी एक तरह से रीजनिंग है, क्योंकि उसमें आपको रीजनिंग में समझ में आने लगे कि हाइपोथेसिस कैसे पकड़ना है, इन्फेरेंस कैसे पकड़ना है ना, आपने कभी पढ़ा होगा। तो उस तरीके से वो आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक तो हमारा CSET का प्रोग्राम है जो आपको अनाउंस करना था 90 आवर्स का। उसके बाद बात आ गई जनरल स्टडीज की, तो मन में इच्छा थी कि GS को कुछ क्लास करवा दूं, क्योंकि आखिर स्टूडेंट्स को हेल्प करना है तो कैसे हेल्प करूं। तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कई जगहों पर होता है कि भाई एटम बम प्रोग्राम फॉर 60 डेज 60 आवर्स, न्यूक्लियर बम प्रोग्राम फॉर 50 आवर्स। तो ऐसे मैंने देखा है, मैंने कई जगहों पर इस तरह का होता है इश्तहार। क्योंकि मजबूरी ये होती है कि भाई क्या करेंगे, लोगों को ये पता नहीं है कि ठीक है हम 50 घंटे में आपको पढ़वा दिया और आप अमुक चीज, आप पॉलिटी में ये पढ़ लीजिए, इकोनॉमी में ये चीज पढ़ लीजिए, साइंस टेक में ये पढ़ लीजिए, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो पता चलेगा एक भी क्वेश्चन नहीं। लेकिन कोई क्या करे, उनकी भी गलती नहीं है, जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में दिया जा सकता है। अब 50 घंटे तो मुझे लगता है कि 50 घंटे का हाथ ही मत आजमाओ, 50 घंटे का हाथ ही मत आजमाओ। 40 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे से GS नहीं होगा। CSET वाले में मैंने राजेश मिश्रा जी से बात की कि अच्छा ये बताइए, मैंने पहले काफी माथा पच्ची किया कि अगर हम लोग इन लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन और CSET में बाकी मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट देते हैं, ये लोग कितने क्वेश्चन इंप्रूव कर सकते हैं। तो तय हुआ कि 10 से 12 क्वेश्चन ये लोग ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा तो फिर प्रीलिम्स निकल गए। लेकिन जब GS में कैलकुलेट किया तो सोचा कि 50 घंटे क्लास करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं। मैं एकदम बिल्कुल ये स्टूडेंट से ट्रांसपेरेंसी विश्वास करता हूं। लेकिन हां, कल इस साल कितने देने वाले लोग हो पेपर? ऑलमोस्ट सभी। फॉर्म तो भर ही दिया होगा कहीं, सॉरी अभी तो नहीं निकला है, मतलब फॉर्म तो भर ही दोगे। हमें लगता है कि फॉर्म तो सभी लोग फिलअप कर दोगे, उसको मिस नहीं करोगे। और फॉर्म को फिलअप करके अगर UPSC यह बैरियर लगा दे कि फॉर्म फिलअप करोगे तो कंपल्सरीली उसमें पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा, तो हमें लगता है कि तब बहुत लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। वैसे लोग लगता है कि चलो फॉर्म फिलअप कर देता हूं, अगर समय सुकाल अच्छा रहा, कुछ मिरेकल हुआ तो हम पेपर दे लेंगे, नहीं तो कम से कम रात में चैन से तो सोएंगे कि यार तुम्हारा भी फॉर्म भरा हुआ है, तुम मार्केट में सड़क पर नहीं। तो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है फॉर्म भरने का। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर जब तक पुख्ता तैयारी आपकी ना हो तो पेपर मत ही देना। और उस तैयारी से पहले, प्रीलिम्स की तैयारी से पहले मेंस की तैयारी कंपलसरी होना चाहिए। बल्कि अकेला प्रीलिम्स की तैयारी हो ही नहीं सकती, अकेले प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो सकती। मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं, और कहूं तो मुद्दे पर आऊं। अब एक बात बताइए कि आप लोग जितने लोग बैठे हुए हो, जनरल स्टडीज तो अपने तरीके से आपने पढ़ा होगा, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग फ्रेशर होंगे जो पढ़ेंगे। एक तो मैं पहले CSET के लिए कहूंगा कि CSET में ऐसा मत सोचना। CSET में सबसे पहली गलती यही होती है कि जब आप CSET की तैयारी करते हो तो आपके मन में एक सवाल ये आता है कि चलो हमको अगले साल देना है, तो मैं अगले साल इस क्लास को करूंगा। मैं तो कहूंगा कि 1 साल पहले हमेशा क्लास करो किसी भी विषय।
वो करने से आपको फायदा ये होता है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। जैसे देखो अब सी सेट है, तो सी सेट में एक आपका कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो। आपको पता है जो आपका कैट का पेपर होता है, कैट के पेपर से ही क्वेश्चन उठाते हैं, और कैट का पेपर आपको क्वालिफाइंग मैंने क्वालिफाई कर किसी फॉरेन कंट्री में आप अगर जाना चाहते हो तो आपको कैट क्वालिफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी के पैटर्न पर है, और जो आपका सी सेट का पेपर है वो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के पैटर्न पर है। तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोगों को पूछते हैं कि भाई आपने क्या पढ़ा है, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ा है। फिर पता चलता है कि नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी इन्होंने क्लास किया है। पढ़ने का ये आलम है। और यूएसए वगैरह में क्या होता है, क्लास 4th 5th में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं 6th में, उनको अच्छी बुक रीडिंग करनी पड़ती है, और बुक रीडिंग उनको एक तरह से हैबिट में शामिल किया जाता है। तो बुक रीडिंग में दो चीजें चैलेंज होता है, एक है कि रीडिंग थोड़ा सा फास्ट हो, और दूसरा ये होता है कि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो रीडिंग में क्रिटिकल आइडियाज को समझ सके। जैसे एनसीईआरटी, कोई स्टूडेंट्स आता है बोलता है हमने एनसीईआरटी पढ़ी, तो हम बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होते। हमको लगता है कि भाई एनसीईआरटी इन्होंने पढ़ी होगी तो पेज पलटा होगा, 20-25 पेज। सर हमने पॉलिटी पढ़ के समाप्त कर दिया, हिस्ट्री पढ़ के समाप्त कर दिया, ज्योग्राफी पढ़ के समाप्त कर दिया। तो मुझे लगा कि भाई पेज पलटा होगा, समाप्त कर दिया मतलब क्या? तो वहां पेज नहीं पलटते हैं, वहां माइन्यूटली स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दी जाती है कि उसको आप कर लें। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन की और लॉजिकल रीजनिंग की अगर ट्रेनिंग बढ़िया से है तो आपकी पूरी रीडिंग क्वालिटी सुधर जाए। कहीं इस खुशी में तो नहीं हंस रहे हो कि रीडिंग क्वालिटी सुधर जाए, या ऐसा तो नहीं लग रहा है मजाक कर रहे हैं? मेरी बात आप लोग तक पहुंची? मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में जिस समय तुम सी से डी लगाओगे गलत हो जाओगे। पता चलेगा अरे हमने पैसेज बनाया सी लगाया, टीचर कहेंगे डी होना चाहिए था, सी गलत है। तुमको लगेगा क्यों? फिर दोबारा पढ़ोगे, पता चलेगा अच्छा इसने हाइपोथेसिस कंक्लूजन तो दिया था, लेकिन कंक्लूजन का जो एविडेंस था वो गलत था, और हम कंक्लूजन को लेकर सी लगा दिया, लेकिन एविडेंस गलत है इसलिए हमको डी लगना चाहिए था। तो जहां तुम्हारी ट्रेनिंग इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन का पेपर तुम 10 सॉल्व किए तो तुम्हारा सोचने का तो अंदाज बदल जाए, देखने का अंदाज। जब तुम एनसीईआरटी बुक या कोई बुक पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अच्छा ये है एविडेंस, ये है हाइपोथेसिस, समझ रहे हो कि नहीं, ये है कंक्लूजन। तो तुमको पूरा बुक में ही वो चीज देखनी, बुक तो उसी के आधार पर बना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं बुक पढ़ता हूं लेकिन मैं क्या करूं, मैं नोट्स बनाऊं, नोट्स मेकिंग। ये सारा प्रोग्राम मैंने अपने मेंस प्रोग्राम में रखा है। मेंस प्रोग्राम में जो बेसिक फाउंडेशन मैंने रखा है उसमें सबसे पहले हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू डू द प्रिसाइज राइटिंग एंड हाउ टू डू द नोट मेकिंग। ये 4 मैंने पहला पार्ट है जो बच्चों को ट्रेनिंग मिल गई, और वो सारे बच्चों के लिए, यूपीएससी को, यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कोई भी स्टूडेंट्स हो, और उसका हमने बहुत कम फी रखी हुई कि कम से कम अगर हिंदुस्तान का एक जनरेशन ऑफ बच्चा पढ़ना और लिखना सीख गया अच्छे तरीके से, तो वैसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चों का पोजीशन बढ़िया होना शुरू हो। और तब जब एडवांस फाउंडेशन की बात आती है तब उसमें हमारा बहुत एग्जॉस्टिव प्रोग्राम है। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन में हमने सिर्फ यही रखा है कि ये 4 चीजें प्लस सारे विषयों का फाउंडेशनल नॉलेज, पॉलिटी का फाउंडेशनल नॉलेज, इकोनॉमी का फाउंडेशनल नॉलेज, साइंस टेक का फाउंडेशनल नॉलेज। तो होता क्या है कि जब उसको तुम क्वालिफाई करोगे, मतलब उस कोर्स को, जैसे 4 महीने का कोर्स है, उस कोर्स को जिसने भी कर लिया, हालांकि हमारे पास वो विकल्प रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है कि आप हमारा बेसिक फाउंडेशन ज्वाइन करिए, आप चाहे तो डायरेक्ट एडवांस से भी शुरू कर सकते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है हम रीडिंग राइटिंग सब कुछ समझ रहे हैं, रीडिंग राइटिंग तो एडवांस में भी कराई जाएगी ना, और ज्यादा ही कराई जाएगी। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन में कराई जाएगी उसमें आपको, जैसे एक पहाड़ा है तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, उसका तो मूल है, फिर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े ना उसको। तो वो बेसिक फाउंडेशन जो नॉलेज है, वो नॉलेज अगर मिल जाता है तब वो अगर स्टूडेंट्स आता है एडवांस फाउंडेशन में। अभी पता चलता है अमुक जी आए, गांव से आए, एक कमरा लिया, बुक किया, 2-4 दोस्त मिले, सीनियर्स मिले, अमुक कोचिंग में दाखिला ली, दाखिला हो गई, फॉर्म भर दिया, बेचारे सपने लेकर आएगा हमको ये करना है। अब उनका भाग्य कि उस जब क्लास जब उन्होंने ज्वाइन किया तो पता चला साइंस टेक चल रहा है। अब
नए नए गांव से आए बैठ के नैनो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। होता है कि नहीं, रियलिटी तुम बताओ। तो क्या होता है कि फिर नैनो साइंस टेक के बाद उनका आ जाता है, अब क्या है, तब सिक्योरिटी पढ़िए। तो क्या, तो गवर्नेंस के टीचर अवेलेबल हैं, ये सब पढ़िए। तो सारे खंड इसी तरह होते चलते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी होती है। जब पूरी कोचिंग समाप्त होती है तब पता चलता है अब उनके पास कुछ नहीं। तब वो पता करना शुरू करते हैं क्या पढ़ो। तब फिर सीनियर बताते हैं कि आप अमुक जी के यहाँ चले जाइए। फिर वहां जाते हैं, फिर उन तरीके से करते हैं। तो हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पहले तुम बेसिक फाउंडेशन करके अपने आप को तैयार कर लो। एडवांस फाउंडेशन में किसी भी पार्ट में अगर तुम शुरू करो, हालांकि एडवांस फाउंडेशन में भी ऐसा नहीं किसी पार्ट से आप शुरू कर दो, उसमें भी है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री फाउंडेशनल नॉलेज देता है। लेकिन ज्योग्राफी से शुरू करने में थोड़ा चैलेंज होता है कि थोड़ा सा ज्योग्राफी साइंस भर बेस्ट है। और मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी का भी मेरे दिमाग में जो इमेज है, जो मुझे स्टूडेंट्स का होना चाहिए, जो मेरी टीम से मैं जो करवाने वाला हूं उसके बारे में। ज्योग्राफी में मैं एक प्रॉब्लम देखता हूं कि ज्योग्राफी बच्चे पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, उस 75% एनर्जी फिजिकल ज्योग्राफी पर चली जाती है, चट्टान ये वो, है कि नहीं। और जब इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आती है तब वो चलता होकर निकल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इस असंतुलन को कैसे दूर करें, इस असंतुलन को दूर करना होगा। और फिजिकल ज्योग्राफी में चट्टान के इतने प्रकार है, मजा ही नहीं आता। थोड़ा उसमें अरे कोई खाना दे तो यार थोड़ा सा मसाला मिलाओ, हल्का सा छौंका मारो, कुछ तो टेस्ट लगे कम से कम, तब तो खाए ना। अब बैठ के रट रहे चट्टान के इतने प्रकार। तो ये मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो ज्योग्राफी से मैं जो शुरू करूंगा तो मैं हिस्ट्री से और पॉलिटी से, ये दो से, और फिर ज्योग्राफी लगाऊंगा, फिर इकोनॉमी, इस तरह से करके। लेकिन उसमें हमारा जो तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक करेंगे, जैसे हमको आपको बताते हैं। यही तरीका प्रीलिम्स में भी साथ साथ चलेगा। आप लोग प्रीलिम्स में इस तरीका को आजमाइए जो मैं कह रहा हूं, और आप देखिएगा ये बहुत सूटेबल रहेगा। मैं पहले उस तरीका को आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे हिस्ट्री में तो बहुत लोग जानते हो मेरा तरीका, तो हिस्ट्री बाद में करते हैं और थोड़ा डिटेल्स में करते हैं। आपको दूसरे का तरीका बता देते हैं पहले। ये तो हिस्ट्री का हुआ। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, देखिए, जैसे संविधान एवं राजनीति में ही आ पाए, पॉलिटी में। अब मेरा अपना मानना है, जैसे तुम लोग भी बोलना, मतलब रेसिप्रोकेटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफ से, रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल इस तरह से कि मैं कहूं एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो रेसिप्रोकल मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको हर कुछ क्रिस्टल क्लियर है और आप लोग खुद इसको देख लेना कैसे। जैसे जब पॉलिटी की बात होती है तो सबसे बेहतर पुस्तक लक्ष्मीकांत की आती है। सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जब पूछते हैं हिस्ट्री का तो बोलते हैं स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में, जहां तक मैं समझता हूं। क्या विचार है? लक्ष्मीकांत वाले बुक में भी मैंने देखा, चाहे कोई भी बुक कितनी भी अच्छी लिखी हो, लक्ष्मीकांत में एक जरूर है कि एक जगह पर कंपाइल किया हुआ है ढंग से। तो एक ढंग से कंपाइल किया हुआ है तो ये तो अच्छी चीज है, एक जगह पर कंपाइल करके दे रहा है। लेकिन उस बुक में एक चीज हमने गौर किया कि कोई भी ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई चैप्टर नहीं दिया, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई चैप्टर नहीं। बहुत प्रिसाइज और ढंग से नहीं। और दूसरा मैंने देखा है कि कोई भी बुक है, जैसे हमारे यहां बुक सेलर आता है और आके बुक डाला कि सर एक पॉलिटी का बुक लिखा है, अमुक है, बहुत बढ़िया लिखा है, देखिए सर। ऐसे उलट के देखा तो फिर वही पार्लियामेंट, वही जुडिशियरी, वही आर्य। क्या करना, बच्चे लोग खुद बर्डेन्ड है, उनके माथे पर और वजन क्या डालूं। अरे जितना डालूंगा दबते जाएंगे, कितना डालना है इसको। तो हमने हमारे दिमाग में जो आइडिया है, और आप लोग भी इसको जरा फॉलो करके देखना इसी प्रीलिम्स में, क्योंकि अगली बार से तो मैं आपको ये कर रहा हूं कि 2025 में जो प्रीलिम्स दे रहे हो सोचना मत, आ जाना मेरे पास मेंस के साथ, और प्रीलिम्स का ऐसा लिंक बना के देंगे कि 60 से 65 क्वेश्चन वहां तुमको सोचना नहीं, क्योंकि नेचुरली उसी से निकल जाएगा। जैसे मान लो संविधान एवं राजनीति है, संविधानवाद क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू किया,
थोड़ा आपको मैंने विश्व इतिहास की शिक्षा दी हुई है, और विश्व इतिहास की शिक्षा में आपने दुनिया भर की क्रांतियां पढ़ी है, अमेरिकी क्रांति पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, और भी कई क्रांतियां पढ़ी है। तो यहां पर हमने जो पहला टॉपिक दिया है, देखो, आधुनिक काल में संविधानवाद की बदलती हुई अवधारणा, महत्वपूर्ण क्रांतियां तथा पश्चिमी यूरोप का रूपांतरण, विश्व के कुछ प्रमुख संविधानों का संक्षिप्त अध्ययन, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, कनाडा और चीन के संविधानों का अध्ययन। तो हम आप कहोगे मैं विश्व से क्यों शुरू करूंगा, तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट वहां से आया, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट वहां से आया, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट वहां से आया, सब कुछ तो वहां से आया। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सबसे पहले वहीं शुरू हुआ, इवॉल्व हुआ ब्रिटेन में, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में लिखा गया। तो अगर हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे तो मौलिक प्रेरणा तो यहीं से मिली है हमें। अब देखो, पढ़ने के क्रम में क्या होता है कि भाई भारतीय संविधान के प्रेरक कारक क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है भाई, अमुक 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 है, जर्मनी के संविधान से ये लिया गया, इस संविधान से वो लिया गया, उस संविधान से वो लिया गया। उस संविधान की हमें समझ तो नहीं है। जैसे अगर हम पढ़ने के क्रम में समझ आते हैं भाई पार्लियामेंट बना कैसे, सबसे पहले तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही बना, मोनार्क है, धीरे धीरे पावर को कैसे लूज किया, पार्लियामेंट ने कैसे पावर को गेन किया, फिर जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का है उसकी क्या विशेषता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ जान गए। अब तो एक संविधानवाद क्या है, पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है वो बच्चों को पता चल गया, फिर अब दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से आप वाकिफ हो गया। प्रीलिम्स में आइए, तो प्रीलिम्स में आपको मैं एक चीज बताता हूं, सीधा आपको क्वेश्चन देखिए, ये आपको दो क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले में आपको ऐसा दिखेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये इसमें नहीं है, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारतीय पार्लियामेंट में क्या अंतर है, उस पर आपका क्वेश्चन है, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है एक। दूसरा क्वेश्चन आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर देखोगे, जिसमें मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर देखोगे, जिसमें यह कहा गया है या यह पूछा गया है कि आपने एक टर्म अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सुना होगा, याद है, बहुत फेमस सा टर्म है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नाम तो सुना होगा। तो पूछा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, और नीचे उसमें एक चॉइस दिया हुआ है कि विधियों के द्वारा स्थापित, मतलब लॉ इस्टेब्लिश्ड, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वह प्रक्रिया जो कानून के द्वारा स्थापित की गई हो, एक चॉइस वो दिया गया है। और दूसरा चॉइस उसमें यह दिया गया है कि प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ, और व्हिच कन्फर्म द नेचुरल जस्टिस। तो अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस लॉ आया, वह लॉ है नेचुरल जस्टिस के आधार पर, और हमारे यहाँ जो है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर। तो हमारा पार्लियामेंट अगर कानून बदल देगा तो तरीका के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए चैलेंज करता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना हथौड़ा लेके बैठा रहा और केशवानंद केस में अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया, नहीं तो कायदा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट कानून चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, कहा कि नहीं भाई, आप संविधान को पूरा बदल डालोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में हम संशोधन नहीं चाहें। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की ही चली, आज जजेज ही जजेज को अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, दूसरा कोई चारा नहीं। तो मतलब ये है कि दो क्वेश्चन हमारे अब तक के जो पूछे गए हैं यूपीएससी में, ये दोनों क्वेश्चन हमारे इस साइड से आया है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साइड से, ये दुनिया के संविधानों से। तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो एक फायदा ये हुआ कि हमें यह पता चल गया कि भाई हमारे संविधान में विदेशी संविधानों की क्या भूमिका है, और या जो फॉरेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बने। फिर दूसरा हमारा आ गया भारतीय संविधान के अन्य प्रेरक कारक। जैसे जब हमारा संविधान बना तो उसके अन्य प्रेरक कारक क्या थे, मतलब क्या क्या, तो उसमें देखो राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका। ये तो राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से संविधानवाद का विकास हुआ, 1937 वगैरह सबके आपको जो कांग्रेस का प्रस्ताव है उसकी भूमिका है ना, नेहरू रिपोर्ट 1928 की भूमिका है, तो वो सब तो चलता ही रहेगा। दूसरा है ब्रिटिश विधान, विशेषकर 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम।
अब देखो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक बार क्वेश्चन यह पूछा था प्रीलिम्स में कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थी। चॉइस ए पार्लियामेंट, चॉइस बी वायसराय, चॉइस सी प्रांतीय विधानमंडल, चॉइस डी न्यायपालिका। किस आधार पर कहा वायसराय, ये बताओ। किस आधार पर कहा वायसराय, इसका कोई लॉजिकल बेसिस है? क्या लॉजिकल बेसिस है? प्रांत में सारे ऐसा कोई नहीं। अगर पार्लियामेंट को पावर देता तो पार्लियामेंट तो अपना था, और अगर अवशिष्ट शक्तियां पार्लियामेंट को दे देता तो वायसराय का हाथ बंधा रहता, सारा पावर पार्लियामेंट सीज कर लेता। अब है, अब केंद्र में है, लेकिन तब केंद्र का मतलब वायसराय। एक कॉलोनियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते थे, उनके मन में बेईमानी थी, वो नहीं दे सकते थे। तो कई बार क्या होता है कि हम नहीं जानते रहते हैं। जैसे अब एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स में आप जाओगे ये समझ के मुझे सभी पढ़ना है। जैसे जब आप नई नई तैयारी करोगे, हम लोग भी करते थे, तो मंसूबा होता है देख लूंगा, कर लूंगा, कौन है स्पेक्ट्रम, एक बार, ये क्या है लक्ष्मीकांत, एक बार। होता नहीं है। अब देखो ना, फरवरी से मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, और जब मई की जब गर्मी, जब टेम्परेचर चढ़ेगा, तब दिमाग गर्म होना शुरू होगा। और एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले लगता है ब्लैंक, हमें कुछ याद नहीं है। तो 9वें दिन एक फोन करके दूसरे दोस्त को कहता है कि मैं इस बार ड्रॉप कर रहा हूं। फिर दूसरा दोस्त कहता है मैं भी ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि वो सब एक्यूमुलेट होता जाता है ना। अगर आप सिस्टम के साथ नहीं पढ़ोगे तो एक्यूमुलेट होता जाता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है और अनुमान से भी होता है। प्रीलिम्स का अनुमान से क्वेश्चन, मैंने इस पर एक स्टूडेंट्स का एक वाक्य सुनाता हूं, बहुत दिलचस्प वाक्य है। एक मेरा स्टूडेंट था, वो 1990 की बात कर रहा हूं, तो आप पैदा भी नहीं हुए थे कि हो गए थे, नहीं हुए थे। तो 1990 की बात बता रहा हूं, जब मेरा एक स्टूडेंट था, वो गया था यूपी पीसीएस देने, और यूपी पीसीएस देने गया तो उसमें जीएस का पेपर था और बहुत उलझुल क्वेश्चन पूछते थे। उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जॉन मेजर ने कब शपथ ग्रहण किया। अब जॉन मेजर का भी नाम तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो 4 जनरेशन पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था तब 1990। तो और उन्होंने डेट दिया हुआ था 23 जुलाई इतना, 17 अगस्त इतना, इतना सितंबर इतना। अब बताइए, अपना प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण की तिथि पूछे तो किसी को याद नहीं। भाई जॉन मेजर की शपथ ग्रहण की तिथि कैसे याद हो? एक स्टूडेंट ने उसको करेक्ट कर दिया, और चारों तरफ से दोस्तों ने उसे घेर लिया कि यार ये तो हद कर दिया, जॉन मेजर को करेक्ट कर दिया, जॉन मेजर को करेक्ट कर दिया। बात मेरे तक पहुंची, मैं भी थोड़ा चकित हुआ। मैंने कहा यार इसमें कौन सा फार्मूला लगाया था? उसने कहा कि सर, थोड़ा झेप रहा था कि सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, ऐसा क्या गलत किया है? क्वेश्चन तुमने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, थोड़ा क्लू बताओ। बोला कि मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी भाभी पटना कब गई। हमने कहा जॉन मेजर के शपथ ग्रहण तुम्हारी भाभी को पटना जाने के बीच कोई कनेक्टिविटी थी क्या? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरी भाभी, सर ऐसा हुआ कि मेरे भैया ने कॉल करके कहा कि भाभी पटना जाने वाली है, तुम जाओ और उनको पहुंचा देना। तो अमुक तारीख को भैया ने टिकट बना के भेजा वहां से, और अमुक तारीख को हम गए। और जब हम उनके यहाँ गए तो कल होके मुझे लौटना था, तो उनके अपनी भाभी के फादर के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठकर स्नैक्स खा रहे थे, और टीवी खुला हुआ था, जॉन मेजर शपथ ग्रहण कर रहा था। तो मैंने डेट जोड़ना शुरू किया कि अमुक तारीख को भैया का फोन आया, अमुक तारीख को भाभी को लेकर गए, हम अमुक तारीख को उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, और उसी समय जॉन मेजर शपथ ग्रहण कर रहे थे, इसलिए 17 अगस्त। तो प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। कम से कम पूरे पेपर में 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व हो, समझ रहे हो ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं
पहले मैं आपको था कनेक्टिविटी बनाना बताता हूं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था। मैंने कहा था कि जो नए स्टूडेंट आते हैं ना, नए स्टूडेंट नहीं, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में जो रीडिंग लोग करते हैं ना तो दिखता नहीं है। अगर आप एक सही मायने में कहो, अगर हम लोगों को ग्रेजुएशन तक हमारे स्टूडेंट्स को ढंग से पढ़ा दिया जाए तो बहुतों को कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे यहां पढ़ना लिखना सिखाया नहीं जाता है, तो जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में तो बुक रीडिंग करने का मौका नहीं मिलता है, अधिकतर जो सोशल साइंस के बच्चे नोट्स से काम ले लेते हैं, क्वालिफाई भी कर जाते हैं, फर्स्ट क्लास भी हो जाता है, वहां से आ भी जाते हैं, और आते हैं तो यहां पर जो बुक रीडिंग करते हैं तो बुक में चीजें दिखती नहीं। ये मैंने कहा था। आपको कोई आपत्ति है? हाँ, क्या? नहीं, टेक्निकल वाले तो बहुत पढ़ते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप सेमेस्टर फेल कर जाएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ दूसरी दिक्कत है, बताऊं? क्लास 10th में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ाती है स्कूल में टीचर्स, और जो टीचर पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं तो वो आप चूंकि आप लोग करियरिस्ट हैं तो फिजिक्स, मैथ, बाकी साइंस सब्जेक्ट खूब जम के पढ़ते हैं, और जो एनसीईआरटी बुक्स होती है जिसको एसएसटी बोलते हो, वो एसएसटी टीचर 3-4 दिनों में समाप्त कर देती है और कहती है रटो, 5 पॉइंट रटो, 4 पॉइंट। तो आप रट्टा लगा के क्लास 10 से चले जाते हो और तब चले जाते हो प्रोफेशनल डिग्री में, बहुत अच्छा करते हो, सेमेस्टर पास करते हो, कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है, और जब सब कुछ हो जाता है तब आपको दिमाग में आता है नहीं, भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन मैं कैसे छोड़ दूं, मैं भी तो जीनियस हूं। अब यहां आते हैं तो फिर आप एक बार वही एनसीईआरटी पुस्तक खरीदते हैं, तो आपकी सीमा वहां बन जाती है कि आपको क्लास 10 तक सोशल साइंस पढ़ाया नहीं गया, साइंस में आप बहुत ब्रिलियंट है, सोशल साइंस के लिए थोड़ा दिमाग को अनुकूलित करना पड़ेगा। बोलिए मैं गलत कर रहा हूं? पहले तो उस एनसीईआरटी से माफी मांगिए कि मैंने आपके साथ जस्टिस नहीं। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए भाई, ऐसा क्या है? ऐसा होता है कि जनरल साइंस का मेरे बच्चे फायदा तब होगा कि जब तुम फिजिक्स पढ़ के आए हो, फिजिक्स को सब्जेक्ट में रखो। आप आते हो फिजिक्स पढ़ के रख लेते हो हिस्ट्री, रख लेते हो हिंदी साहित्य, तो इसको तो सीखना पड़ेगा ना। सोशल साइंस पढ़ने का तरीका हमने तो सिर्फ इतना ही कहा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आते हो अगर वो रख लो, आपको पूछा जाएगा फिजिक्स क्यों नहीं रखते हो, कि बहुत टफ पड़ जाएगा, हमको हिस्ट्री इजी पड़ेगा, हिंदी साहित्य इजी पड़ेगा, पीएसआईआर इजी पड़ेगा। तो आप तो उस तरीके से आते हो ना, तो उसमें जब आप तैयारी करते हो तो फिर आपको नए सिरे से तैयारी बदलना पड़ता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स का मैं पैदा होते दिखाऊंगा ना, अमेरिकी संविधान में फंडामेंटल राइट्स पैदा होते दिखाऊंगा। फंडामेंटल राइट आया कहां से? दुनिया में सबसे पहले फंडामेंटल राइट अमेरिका में आया ना। उससे आपको क्या फायदा होगा पता है? उससे आपको फायदा होगा, जैसे अमेरिका में आपके फंडामेंटल राइट्स पैदा होते देखा, इंडिया का फंडामेंटल राइट देखा, तो दोनों का फर्क पता चल जाएगा कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स इसलिए आया कि ब्रिटिश लोग जो यहां से भगाकर भेजे गए। आपको देखो, ये जब पढ़ोगे तो आपको लिबर्टी समझ में आ जाएगा, इक्वलिटी समझ में आ जाएगा, फ्रेटर्निटी समझ में आ जाएगा, सेकुलरिज्म समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो सेकुलरिज्म है, आप खड़े होकर जय श्री राम कह रहे हो फिर भी सेकुलर, आपके मतलब जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो राम भजन में लगी हुई है फिर भी आप सेकुलर हैं। वजह क्या है कि जो सेकुलरिज्म अमेरिका और फ्रांस में था, वहां पर स्टेट की लड़ाई चर्च से हुई थी। तो एक लंबी लड़ाई जो स्टेट और चर्च की हुई थी, और जो अमेरिकन पीड़ित होकर गए थे, ब्रिटेन से भगाए गए थे, प्यूरिटन्स थे, और वहां पर जब उन्होंने स्वतंत्र वातावरण में जब रहे और जब उन्होंने क्रांति की, तो सबसे पहले कहा कि देखो भाई, धर्म निजी मामला है, धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। तो वहां पर लग गया, इसको कहते हैं वॉल ऑफ सेपरेशन। ना तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, न धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे, एकदम बिल्कुल वॉल ऑफ सेपरेशन रहेगा।
हाँ क्या? आप सभी से रिक्वेस्ट है सर, कि जो भी क्वेश्चन फ्रांस पूछे में- माइक में हाँ पूछे। हाँ, हिजाब के मामले में फिर यही बैन तो क्यों नहीं, किया? इंडिया में नहीं किया गया ना। नहीं। वहां क्यों किया गया? यही किया गया कि उनका कहना है कि जो धर्म है, धर्म, वह धर्म के मामले में जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल पर आपके निजी धर्म का प्रदर्शन नहीं होगा। धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग है। आप राज्य के कर्मचारी है, राज्य के अधिकारी हैं। जब आप एक अधिकारी के रूप में आते हैं तो आप उसको मत पहनिए, आप उसमें हिजाब मत लगाइए, आप सिख टोपी मत पहनिए। मतलब उनका ये कहना है कि आप कभी भी किसी स्टेट, जो कॉमन स्टेट वर्क है, उसमें रहते हुए आप अपने निजी धर्म को प्रमोट नहीं। सर, कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया था फिर? अब देखो, अब दूसरी तरफ तुम दूसरी दिशा में ले जा रहे हो। एक्चुअली अभी तुम्हारा वो बहस, मैं लास्ट में टाइम दूंगा। अगर मैं ये करूं तो मेरा ये स्कीम रह जाएगा। क्या बोलते हो, बहस करूं कि स्कीम बताऊं? मैं समझ रहा हूं अभी तुम्हें एक नए मुल्ला का उत्साह है। हम लोग भी जब जाते थे, जब टीचर बताने लगते थे तो मन में आता था आज इनसे दो चार प्रश्न करके जरा हम भी अपनी आजमाइश तो दिखाएं। ये नेचुरल एक फीलिंग होती है। पहले मुझे एक बार स्कीम समझा लेने दो, देन आई विल गिव यू द फ्रीडम। और उसके बाद जो भी सवाल करोगे सर आंखों पर है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ठीक है, आपका जो सवाल होगा लास्ट में मैं टाइम दूंगा उसके लिए। तो मैं चलूं? तो जो मेरा स्कीम है मैंने बताया। तो यहां पर क्या किया कि एक फायदा क्या हुआ कि हमने पहले दुनिया के संविधान समझ लिए हल्का हल्का, एक बार फिर लौटेंगे लास्ट में जब पूरा हो जाए तो, एक बार हमें संक्षिप्त समझ हो जानी चाहिए। और उसके बाद किया तो फिर भारतीय संविधान के अन्य प्रेरक कारक में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देख लें, जो हम ब्रिटिश विधायन विशेषकर 1919-1935 का भारत शासन अधिनियम का देख लें, और फिर भारत का विभाजन का प्रभाव, क्योंकि विभाजन अगर नहीं हुआ होता तो हमारे संविधान की दिशा बहुत अलग होती। जो 9 दिसंबर 1946 को जो हमारी संविधान सभा बनी थी, पता है आपको? उस संविधान सभा में प्रावधान यह था कि गवर्नर का निर्वाचन हो। लेकिन पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद वैसे भी पाकिस्तान अलग हो गया और मुस्लिम लीग कहीं दबाव था, कमजोर संघ, तो हमने संघ को बहुत ताकतवर बना दिया, इमरजेंसी प्रोविजंस ला दिया, बाकी चीजें। दूसरी बात है, तो भारत का विभाजन है वो हमारे जो सिटीजनशिप है, नागरिकता की अवधारणा को प्रभावित किया, हमारे संविधान के कई पार्ट को प्रभावित किया। अब ये पार्ट अगर हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा कि भाई हम हमारे संविधान में जितने भी प्रेरक कारक हैं उसका बैकग्राउंड हमें इस पार्ट में क्लियर हो जाएगा और मेंस में हमारी समझ जाएगी। और यहीं पर साइड में थोड़ा सा एक ब्लॉक बनाकर, जो मैं अपना मटेरियल तैयार करवा रहा हूं, प्रीलिम्स का एक्स्ट्रा डेटा डालता चला जाऊं। कि पहले ब्लॉक मत देखो, पहले एक बार मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्लास में टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद इस डेटा को तुम पढ़ो और तब उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको मेंस का क्वेश्चन और प्रीलिम्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लस क्लास में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये टॉपिक तक तुम्हारा हो, इस टॉपिक से संबंधित प्रीलिम्स के सारा क्वेश्चन यही डील होना चाहिए। मेंस के साथ साथ हम चांस नहीं ले सकते। लास्ट में भले ही जो भी हम रिवाइज करें, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी अकेली नहीं हो सकती, क्योंकि मेंस हमको 60% क्वेश्चन मेंस के नॉलेज से सॉल्व होता है, 20% क्वेश्चन प्रीलिम्स की तैयारी से सॉल्व होता है, और 20% क्वेश्चन हम कुछ भी कर लें सॉल्व नहीं होता। तो 60% हमारी क्लैरिटी जो आएगी विजन में, उससे हमारा मेंस के क्वेश्चन, उससे हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। अब संविधान निर्माण की चुनौती तथा भारतीय संविधान सभा का विलक्षण स्वरूप। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आएंगे। ये 11 महिला मेंबर्स है, उस पर अभी बुक आई है, मदर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें से प्रीलिम्स का डेटा निकल जाएगा। संविधान सभा की वर्किंग कैसे हुई थी, हमारे संविधान सभा का लक्षण क्या था। कई बार लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार को स्थापित करने वाली तृतीय विश्व की पहली प्रजातांत्रिक संविधान सभा खुद अप्रजातांत्रिक ढंग से गठित थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये पूरे संविधान सभा तुम समझ जाओगे और उसी में हम प्रीलिम्स का सारा फैक्ट्स इसी में डाल देंगे, नीचे ब्लॉक बना के। फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं वाले आपको आ जाएगी। तो हम यहाँ पर संविधान की विशेषताएं और ये फीचर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट का प्रोविजंस यही डल जाए, क्योंकि आगे फिर हमको मौका नहीं मिल रहा है कि हम अमेंडमेंट डालें तो कैसे डालें। तो हम अगर संविधान के
सॉरी आदर्श उद्देश्य नहीं, भारतीय संविधान की विशेषताएं में जैसे आपके 7, 8 या 9 फीचर्स आते हैं, उसके बाद कैसे संविधान को अमेंड किया जाता है, तो उसका जो लीगल प्रोविजन है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यही डल जाए, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट यहां डल जाए और फैक्ट्स डल जाए, मतलब इंफॉर्मेशन उसी के साथ साथ ब्लॉक बन के डल जाए। अब संविधान के आदर्श और उद्देश्य, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक बहुत अमेरिकन एक संविधानिक विशेषज्ञ हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन, आपने शायद नाम सुना होगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे संविधान की विशेषता यह है कि 1951 तक, सॉरी आप कह सकते हैं, सॉरी 51, आर्टिकल 51 तक हमारा पूरा संविधान का आदर्श है, उद्देश्य है, स्वप्न है, और 52 से फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो दुनिया का पहला संविधान ऐसा है जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट किया गया है, आदर्श को स्पष्ट किया गया है, उद्देश्य पर कार्य किया गया है, और तब संविधान के विभिन्न अंगों की जाए। तो यहां पर जब हम आए तो यहां से देखो, अब संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अब इस प्रस्तावना में डिटेल्स में, तो अभी शॉर्ट में केवल टॉपिक तुमको बता रहा हूं, इसी में तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान का पार्ट है या नहीं है। दूसरा है भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1(4) राज्य का दर्जा छीने जाने से संबंधित विवाद। तो हम इसमें 2-3 काम साथ ही साथ करवा रहे हैं, और जो आपका मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रीलिम्स का डेटा यहीं डल जाए, और जो करेंट इश्यू है, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर को देखो, तो आज तक तुम पूरे हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो प्रोविजन है, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक आप देखोगे उसमें किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा दिया गया था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो क्या वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? ये विवाद न्यूज़पेपर में काफी आया। तो यहां पर ये भी डल जाए और बच्चों को करंट की समझ भी इसके साथ साथ हो जाए। फिर आपका आता है नागरिक कौन है, नागरिकता की पहचान एवं प्रावधान जन्म के आधार से लेकर रक्त संबंध के आधार तक, यानी जस्ट सोली टू जस्ट सैंगुनस। एक्चुअली हुआ ऐसा कि पहले यहां से हमारी जो नागरिकता है, हमने स्टूडेंट लाइफ में महसूस किया होगा, तुम लोगों ने भी महसूस किया होगा। जैसे हमारा नागरिकता में आपका जो अनुच्छेद है, तो 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में ये है, अनुच्छेद 6 में ये है, 7 में ये है, 8 में। तो हमने महसूस किया स्टूडेंट लाइफ में कि याद रहता नहीं है यार। और फिर 1986 में ये चेंज लाया गया, 1993 में ये चेंज लाया गया, 2002 में ये चेंज लाया गया, 2014 में ये चेंज लाया गया। सिवा एनआरसी और सीएए के अलावा बीच में क्या हुआ याद नहीं रहता। कुछ याद नहीं, पढ़ने के समय तो चलो बैठ के पढ़ लिया, और बहुत नीरस लगता है यार कि भाई 86 में प्रोविजन था, नागरिक वो हैं, माता पिता उनको वहाँ, अब बैठ के हम याद करें कि इसका दादा दादी कहाँ पैदा हुआ था, उसके यहाँ। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मसालेदार बनाना मांगता है ताकि हमको मोटिवेशन मिले पढ़ने का, सबसे बड़ी बात है। तो सिटीजनशिप में सबसे बड़ा मोटिवेशन यहीं से आपको मिलना शुरू होगा कि जब यहाँ से बहुत लोग पार्टीशन के बाद, जब यहाँ से हुआ ऐसा कि यहाँ से बहुत सारे मुसलमान चले गए पाकिस्तान, और पहला दंगा छिड़ा था। जैसे दूसरा दंगा तो आप 47 में देख रहे हो ना, पहला दंगा जो हमारा छिड़ा था, वो दंगा बहुत पहले छिड़ गया था। वो छिड़ा था 25 मार्च 1947 को, पंजाब के दंगे। तो बहुत सारे उसमें निकल गए, और वहां जो फिर 15 अगस्त 1947 को जो दंगा छिड़ा, उसमें बहुत सारे पंजाब से सिख और हिंदू यहां आ गए। तो पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नागरिकता में रखी थी जस्ट सोली, इस मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हमारा नागरिक है। अब जो आए थे पाकिस्तान से, वो हमारी मिट्टी के नहीं थे, लेकिन हमारे रक्त संबंध के थे। वो कहते हैं जस्ट सैंगुनस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जस्ट सैंगुनस। तो जस्ट सैंगुनस का मतलब हुआ कि भाई वो हमारे रक्त संबंध के। तो अब ये हुआ, पहले इन्होंने तय किया था वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जो पाकिस्तान चले गए उनके घर को सुरक्षित रखते और उनको बहला फुसला के लाएंगे, आ जाओ तुम्हारा देश है, तुम फिर आ जाओ, सबको सेटल करेंगे। तब तक उधर से जो शरणार्थी आए इनके घर पर कब्जा करके बैठ गए, वो भी तो घर छोड़ के आए थे। तब जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को कहा कि पंडित जी अब संभव नहीं है, अब इनको खाली करवाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जाएंगे कहां? तो अंत में इन्होंने बैरियर लगा दिया कि 19 जुलाई 1947 से पहले जो लोग आए वो हमारे यहाँ के नागरिक हैं। 1948 तक, 19 जुलाई 1948 के पहले जो आए वो हमारे नागरिक हैं, और 19 जुलाई 1948 के बाद उनको नागरिक बनेगा जो हमसे परमिशन लेगा। पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब पासपोर्ट नहीं, मतलब परमिट।
परमिट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आप परमिट लेंगे इंडियन गवर्नमेंट से तभी आप आ सकते हैं। तो 19 जुलाई 1948 को हिंदू सिख आ चुके थे और 19 जुलाई के बाद अब वो लौट रहे थे पाकिस्तानी, जो यहां से जोश में चले तो गए थे, बट दे लेटर रियलाइज दैट कि दिस इज नॉट द कंट्री हैव अर्लियर थॉट टू बी। अब वो लौटना चाह रहे हैं, अब वो लौटना चाह रहे हैं तो यहां पर बैरियर लगा दिया नेहरू पटेल वगैरह ने नया लॉ लाके। तो कई आलोचक कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व नेहरू में भी था, और अभी जो तुम देख रहे हो CAA, वो उसका आरंभिक रूप नेहरू ने ही दे दिया था और पटेल। कि भाई आप अगर अपने रक्त संबंध के हैं तो आपको नागरिकता मिल गई। मिट्टी के जो लोग हैं अगर जो उधर गए फिर उधर रह गए, उधर से फिर आने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो इस बैकग्राउंड के बाद अगर नागरिकता का प्रावधान देखोगे ना, फिर हमारे जो 35 लाख जो 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 प्रवासी भारतीय थे उनका क्या स्टेटस होना है, उसके बाद उसके साथ साथ पढ़ोगे तो एंजॉय भी करोगे और याद भी रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो हम जो अपना GS चलाने वाले हैं उसमें अपने टीचर हमारे जो होंगे, हम एकदम कहेंगे कि सबको पहले मसालेदार बना के टेस्ट पैदा कर करके और सबको इंटरेस्ट पैदा करिए, ओपिनियन लीजिए और बच्चे कन्वर्सेशन कर सके, बता सके। ये क्या GS की बात हुई कि बैठे केवल कॉपी में GS है, आंकड़े में GS है। अरे GS तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में है, तो उसको एक जिस तरह से हमने हिस्ट्री में किया वही तरीका। तो यहाँ पर अब नागरिकता का जो भी प्रावधान तुम्हारा, बहुत फैक्ट्स नहीं, जो नागरिकता का प्रावधान विशेषकर लेटेस्ट है उसमें प्रीलिम्स का डेटा यही बना लो। फिर नागरिक कौन है, नागरिकता की पहचान, मौलिक अधिकार, राज्य एवं समुदाय के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा, नागरिक के मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतनी चीजें हमारी आ गई तो हमारे संविधान के आदर्श, ऑब्जेक्टिव ये सब क्लियर हो गए। एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इससे तुमको प्रीलिम्स में भी फायदा हो जाए। और उसके बाद तब हमने कहा कि अब सरकार के अंग, और सरकार के अंग में केंद्रीय सरकार। अब इसमें विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसमें तुम 8-9 जो भी बनाना चाहते हो बना लो। संसद का चयन कैसे होता है, संसद की संरचना, मेंबर्स, विशेषाधिकार, क्वालिफिकेशन, डिक्वालिफिकेशन, संसद के राइट, राज्यसभा लोकसभा के, इस सबको इसी सीध में एक साथ कर लो। यहाँ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, परिवर्तित हो रहे संबंध, सरकार के तीनों मंत्रिपरिषद, सरकार के तीनों अंगों के संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 1, 2, 3, 4 जितने एस्पेक्ट बनते एस्पेक्ट बनाओ और सब में प्रीलिम्स के डेटा यही ठोको, अलग नहीं। एक सेंटेंस हमें फैक्ट्स अलग नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? अब होता क्या है कि मैं जो पॉलिटी के बुक में देखता हूं तो केंद्र सरकार से कब राज्य सरकार में चले गए और तुरंत आ जाता है चुनाव आयोग। हमको लगता है यार इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक कनेक्टिविटी तो यहां बनाया सबको। हम ये कर रहे हैं कि जैसे हम अपना जो नोट्स बनवा रहे हैं उसमें हम विधानमंडल वाले में उसको डिवाइड करके दे दें कि भाई आपको विधानमंडल में मतलब संसद है तो संसद में 6 या 7 एस्पेक्ट आप जो आपको कोई भी बुक कवर किया हो उससे ज्यादा उससे कम नहीं। अब ये तीनों हो गया तो लास्ट में दिया सरकार के तीनों अंगों के संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब तीनों अंगों के संबंधों का तुम आलोचनात्मक मूल्यांकन करोगे। अब जो तुम कह रहे थे कि हम पहले पढ़े, तो पहले जो तुमने ब्रिटिश पार्लियामेंट पढ़ा और अमेरिकन जुडिशियरी पढ़ी, अब यहां संबंध तुम्हारे क्लियर हो, क्योंकि अब लड़ाई होगी न्यायपालिका और पार्लियामेंट के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट क्या है कि ब्रिटिश संविधान से पार्लियामेंट ने पावर ले लिया और अमेरिकी संविधान से जुडिशियरी ने पावर ले लिया। अब ये कहता मैं सिर, तो वो कहता मैं सिर, और वो कहता कि चलो ब्रिटिश संविधान देखो, ये कहता चलो अमेरिकी न्यायपालिका देखो। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो पीछे से जो तुम पढ़ के और समझ के आओगे तभी ना इसको कर पाओगे, और यहीं पर तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन याद रहेगा तब जब उसका बाइंडिंग फोर्स रहेगा। 10-20 ईंटें इधर उधर बिखरी रहेगी, उससे कैसे होगी? उस पर सीमेंट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीमेंट है, वो सारे फैक्ट्स को जोड़ के रखेगा, नहीं तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। बोलो गलत बोल रहा हूं? जब तुम करोगे तब इस बात को समझोगे।
ये तो सारे फैक्ट्स बिखरे हुए रहेंगे। इसको ये कर लिया। अब देखो यहां से हमने क्या किया, सीधे राज्य सरकार बना दिया, और यहां पर हमने राज्य सरकार बना दिया, यहां पर पंचायती राज, 3 स्ट्रक्चर यहां पर सीधे बना दिया, और केंद्र राज्य संबंध यहां पर बनाया। पहले केंद्र राज्य स्थानीय, केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध में सीधे नेहरू से मोदी तक। अब देखते चलिए, पहले तो उसका तुम एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस करोगे, उसके बाद उसमें जो बदलाव आ रहा है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच बदलाव है, वो भी आपको नेहरू से मोदी तक करना पड़ेगा, करना चाहिए तरीका के हिसाब से। अब कहोगे कैसे? तो जब हमारा संविधान बना था, हम इसलिए तुमको पॉलिटी की जानबूझ के चर्चा करेंगे, हिस्ट्री पर तो कई बार किया, फिर करेंगे, लेकिन आपको सारे विषय कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप योद्धा हो, आप वॉरियर हो, आपको हनुमान की तरह अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं, आपको पढ़ने का तरीका बदल लो, और मैं दावा करता हूं कि आपका क्वालिटेटिव बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 4 टाइम इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 5 टाइम इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे देखो, जब प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो प्रेसिडेंट थे ना। आप सभी लोगों को पता है कि अनुच्छेद 74 में था कि देयर वुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। मतलब एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर राष्ट्रपति होगा, सॉरी प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और मंत्रणा करेगा। तो उसमें दिक्कत ही आई। थोड़ा मैं इसको खोल लेता हूँ, गर्मी लग रही है। थोड़ा सा कूलिंग बढ़ाओ भाई, बंद करवा दिया है ये भाई, थोड़ा सा देखना, कूलिंग बढ़ाओ हल्का सा। क्या कंफर्टेबल हैं आप लोग कि कूलिंग थोड़ा बढ़वाऊं? ओके है ना? अच्छा चलिए देखते हैं। तो मैं फैन चलाऊंगा तो साउंड करेगा, थोड़ा सा कूलिंग ही देख लो तुम लोग। विकास किसी काबिल व्यक्ति को लगाओ जो संतुलन करना जानता हो। तो सुनो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। तुम लोग पढ़ने का मतलब समझते हो, कल बुक में पढ़ लिया, हाँ ठीक है भाई, क्या तो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ लक्ष्मीकांत, क्या अंदर से विचार निकलेगा तब लक्ष्मीकांत ना। तो प्रेसिडेंट थे, तो उसमें तब यह नहीं था प्रावधान कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस मानने के लिए बाध्य है, ऐसा प्रावधान नहीं था। ऐसा 42वें संविधान संशोधन में आया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद MC तलवार थे उस समय, MC तलवार थे, वो MC तलवार थे, वो थे अटॉर्नी जनरल। तो MC तलवार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि शीतलवाद, एक बात बताओ, हम प्रेसिडेंट हैं तो हम हर एडवाइस मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, हम नहीं भी मान सकते हैं कुछ एडवाइस, क्या बोलते हो? तो शीतलवाद ने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा अगर आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी, आपको मानना पड़ेगा। तो कहा लेकिन हम तो चुनाव का खतरा मोल ले रहे हैं, हम ब्रिटिश किंग कैसे हो सकते हैं, हम तो चुनाव लड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रेसिडेंट का फ्रस्ट्रेशन यह है कि उसको चुनाव लड़ाया जाता है और पावर दिया ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? चुनाव क्यों लड़ाते हो भाई, वो हार जा सकता है, बीबी गिरी हार गया था, तो जो जोखिम लेगा उसको पावर तो दोगे ना। अब दो ही स्थिति में है कि प्राइम मिनिस्टर अचानक मर जाए, या जो आपके इंदिरा गांधी के समय हुआ, या फिर किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत ना हो। तो मेरे विचार से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी बदलते हुए संबंध तो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैंने वो कहा कि तो आपको 3 स्टेज इन तीनों को करते हुए और सबके सब पॉइंट बनाते हुए, सबके सब पॉइंट, जैसे एक का है 7, एक का है 8, ऐसे बनाते हुए निकल जाएंगे। उसके बाद तब आप संघीय व्यवस्था में आ गए। उसको राज्य व्यवस्था के अन्य अंग में कैग, चुनाव आयोग, अटॉर्नी जनरल, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अंतर्राज्यीय जल आयोग, इन सब का बना दीजिए। मेंस प्रीलिम्स दोनों पॉइंट से आप इसको क्लियर रखिए। फिर प्रजातांत्रिक राजनीति के अन्य घटक, जनप्रतिनिधित्व कानून 1950-51, चुनावी प्रक्रिया एवं सुधार, राजनीतिक दल एवं हित समूह, फिर सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय, सबसे लास्ट में पिछड़ी जाति आयोग, दलित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, आरक्षण नीति।
बच्चे मेरे पास आज समय कम है इसलिए डिटेल्स पे तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ मैं ये कहूंगा कि कुछ भी पढ़ना हो प्रीलिम्स में, मेंस का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रीलिम्स का डेटा उसमें डालो। अगली बार जून ऑनवर्ड्स जो मैं अपना क्लास जीएस का करूंगा उसमें मैं वादा करता हूं कि प्रीलिम्स का प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसा हिस्ट्री में किया था। हिस्ट्री में मैंने 1993 से और 2010 तक, 2011 से प्रीलिम्स चेंज हुआ। इसमें मैंने कॉन्टिन्यूअस हिस्ट्री ऑप्शनल में रिजल्ट दिया था, उस समय हिस्ट्री ऑप्शनल ही प्रीलिम्स में हुआ करता था। जीएस भी था, जीएस 150 क्वेश्चन होते थे 1 मार्क्स का, और ऑप्शनल का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता था, उसमें हमने दिया था। उसी तरह का देखो स्ट्रक्चर हमने, क्वेश्चन तो इसमें है, इसी तरह का स्ट्रक्चर देखो हमने। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन पूछा था संभवतः 2021 में, और अधिकांश लोगों ने इसको गलत कर दिया था, और उसमें कोचिंग संस्थान के जो आंसर आए थे उसमें भी कन्फ्लिक्ट था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ये एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, 20 शक्तियों का केंद्रीयकरण, सी निर्वाचित सरकार और डी शक्तियों का पृथक्करण। और ये इंग्लिश में भी देख लो, क्या उत्तर आ रहा है? चॉइस नंबर डी उत्तर आ रहा है। गुड, बहुत सही किया। पहले से हाथ आजमाया हुआ था इस क्वेश्चन पर क्या? उसमें देखो, उसमें जो अच्छा और लिखा हुआ, सॉरी, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से कर। देखिए देखो, जैसे जब ये क्वेश्चन आया था तो इंस्टीट्यूट के आंसर में भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट थी, अ कमिटेड जुडिशियरी दिया गया था। इन अ कमिटेड जुडिशियरी अच्छी बात नहीं होती है। ये इंदिरा गांधी के टाइम में तो जुडिशियरी में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ था तो कमिटेड जुडिशियरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ये सब टर्म यूज हुआ था। तो कमिटेड जुडिशियरी अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। वो लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ाता नहीं, कम करता है। न्यूट्रल जुडिशियरी होना चाहिए, कमिटेड जुडिशियरी नहीं होना चाहिए। और सेपरेशन ऑफ पावर्स ये ठीक है, इसलिए आपका डी आंसर ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ तो आंसर दिया हुआ था, आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इसको हमें ऐसे करके, लेकिन ऐसे करते कैसे, इसको हम ऐसे करके अगर डालते तो शायद ऐसे मिटा देते ना पहले, तब नहीं दिखता तुमको। क्या, चलो, तो ये तो मैंने, जैसे मेरा हर चीज का यही स्कीम है। देखो अब इकोनॉमी का कैसा स्कीम है, पूरा नीचे से ऊपर तक लिंक्ड। तो तुम लोग लिंक बनाने की कोशिश करोगे, कुछ वादा कर रहे हो, आज की क्लास का थोड़ा फायदा होगा। अकेले फैक्ट मत पढ़ना, नहीं तो याद रखना में बड़ी दिक्कत में पड़ जाओ और याद नहीं रहेगा। तुम्हारा जो नोट्स होगा ना, उस नोट्स में पहले बैठ के, कभी चेस वेस खेला है तो चेस में कैसे लगाते थे, इस चाल को इधर चलूंगा। तुम अपने ही स्तर से जो बना सकते हो, जितना भी 60% 70% बैठ के बना लेना है, किस टॉपिक के बाद मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा तो मुझे क्लैरिटी ज्यादा आएगी। और उस टॉपिक को बना लेना, और टॉपिक को बना के और लास्ट में करंट का मैं तरीका बता देता हूं कि करंट को कैसे यूज करना, समझ लो ना। तो अभी तो तुमको अपने इस प्रीलिम्स में तो खुद के बल पर करना पड़ेगा, लेकिन अगले प्रीलिम्स से मेरा मशीनरी एक्टिव रहेगा। मतलब 2025 वाले प्रीलिम्स के बच्चे के लिए हम अच्छा खासा काम कर देंगे। इस प्रीलिम्स में तुम इस तरीके से बनाना। जैसे देखो, अर्थव्यवस्था का क्रमिक विकास, तो अधिकतर होता है कि मैं पूछता हूं इकोनॉमी से कहां से शुरू करते बच्चे, तो जीडीपी, एनएनपी, ये वो बोलता है, ये तो माप है, मेजरमेंट है, जमता नहीं। तो मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा करते हैं, जैसे आपने क्लास 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पालमपुर गांव। क्या कितना बढ़िया इंटरेस्ट पैदा किया है बच्चों को इकोनॉमी में। क्या तो सबसे पहले क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ये क्षेत्रीय छूट गया था इसलिए लिख दे रहा हूं, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का डैश अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुनिया में पहली बार
एक वाणिज्यवाद की पॉलिसी आई थी 19वीं सेंचुरी में। तो यहाँ पर भी पहले हम वर्ल्ड से ही तुमको थोड़ा सा लाना चाहें। तो मर्केंटिलिज्म क्या था हम डिटेल से नहीं बताएंगे। वो मान के चलता था कि पूरी दुनिया में निर्यात करो, आयात कम करो, निर्यात बढ़ाओ, खुशहाल रहोगे सारे देश। अब इस विधि को चैलेंज किया एडम स्मिथ और क्लासिकल अर्थशास्त्र ने। कहा कि नहीं भाई देखो, ऐसा करोगे तो सभी बर्बाद हो जाओगे, सभी आयात करो नहीं रोकोगे, निर्यात ही करोगे तो खरीदेगा कौन। तो लेसेज फेयर, मुक्त अर्थव्यवस्था, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब उसका कहना था कि लेसेज फेयर, मुक्त अर्थव्यवस्था को रखो, मतलब एकदम फ्री इकोनॉमी, आप आयात भी खुल के करो, निर्यात भी खुल के करो, तो सभी देश समृद्ध रहेंगे। तो ये जो इसका मॉडल आया वो मॉडल था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, और यही एक क्लासिकल अर्थशास्त्र का मॉडल। यहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया में विकसित हुई। अब रूसी क्रांति हो गई, एक समाजवादी मॉडल डेवलप हो गया। तो बच्चों को समाजवादी मॉडल के बारे में बता दीजिए। अभी तक हम इंडियन इकोनॉमी पर नहीं आए, इंडियन इकोनॉमी पर आने से पहले ये सब क्लियर होना चाहिए। तो रूसी क्रांति और समाजवादी मॉडल पर आपने बता दिया। अब पूंजीवाद का संकट तथा विश्व आर्थिक मंदी है। पूंजीवाद का संकट, और चूंकि उस वक्त पूंजीवाद का संकट हुआ, विश्व आर्थिक मंदी आएगी, और आर्थिक मंदी आएगी तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है वो फेल कर जाएगा। क्लासिकल अर्थशास्त्र क्यों फेल करेगा आप डिटेल्स में तो यहां नहीं बता सकते हैं। जैसे एडम स्मिथ ने कहा था, डिमांड एंड सप्लाई, जो बाजार है वो मांग और पूर्ति के नियमों से चलता है। जब बाजार में मांग, पहले आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो मांग खुद क्रिएट हो जाएगा, और मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बना रहता है। गवर्नमेंट को उसमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी पूरी थियरी फेल कर गई। और वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ तो मार्केट में वस्तुएं थी परंतु डिमांड नहीं था। तो इस एक नया थियरी लेकर आया जॉन मेनार्ड केन्स। तो केनेसियन अर्थशास्त्र का विकास हुआ। आप लोगों ने अर्थशास्त्र में मैक्रो आर्थिक मॉडल पढ़ा होगा, तो मैक्रो आर्थिक मॉडल यहीं से डेवलप करेगा। इसका कहना था कि नहीं, गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, और गवर्नमेंट दो तरीके से मार्केट को कंट्रोल करे, सरकारी खर्च और कर। अगर मार्केट में डिमांड गिर रहा हो तो कर में कटौती करे और सरकारी खर्च को बढ़ा दे। कर में कटौती करे और सरकारी खर्च को बढ़ा दे। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गया और मुद्रास्फीति का प्रभाव अगर आ रहा हो तो तुरंत सरकारी खर्च को कम करे और टैक्स की राशि को बढ़ा दे। तो वहीं से शुरू हुई राजकोषीय नीति। अभी तुम बजट वगैरह सुनते हो, ये राजकोषीय नीति वहीं से शुरू हुई। दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। तो ये फिर यहां तक मैक्रो आर्थिक मॉडल तक तुम समझ गए। तब यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेश मुक्ति। अब दुनिया में हम लोग की इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था आएगी। अब तक तो पश्चिमी देश ही थे, अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेश मुक्ति होगा, दुनिया के उपनिवेश मुक्त होंगे। और आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में सबसे पहले मुक्त होने वाला देश हम लोग थे। ये पता है 47, उससे पहले कोई नहीं। 48 में श्रीलंका बर्मा होगा, 49 में इंडोनेशिया होगा, तो उसी तरह से फिर दक्षिण पूर्व एशिया होगा, और अफ्रीका उसके बाद शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग मुक्त हुए। अब देखिए यहां पर क्या है, विश्व आर्थिक व्यवस्था था बहुराष्ट्रीय निगम। जैसे पहले क्या था कि पहले 5-7 जो महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियां थी वो मिलकर अर्थव्यवस्था को चला रही थी। अब जब दुनिया के ये देश आजाद हुए तो नाउ दे आर वरीड हु विल रन द इकोनॉमी, क्योंकि अब तो स्वतंत्र हो गया, अब तो हमारा आयात लेगा नहीं। तब उन्होंने चालाकी की, IMF, वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और गैट को स्थापित किया कि हम तो नहीं रहेंगे, इनडायरेक्टली तुम्हारी इकोनॉमी वो कंट्रोल करते हैं। तो यहीं पर हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय जितनी इंस्टीट्यूशन है उसको यहीं पढ़ लें, और यहीं पर पहले मेंस का बना लें और प्रीलिम्स का डेटा इसी में बना लें। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था था सरकार की भूमिका। अब नेशनल इकोनॉमी, जब जॉन मेनार्ड केन्स की आर्थिक नीति आई तो एक नेशनल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट आया, वहीं से GDP, NNP ये सब देख रहे हो ना, फिस्कल कंट्रोल, मॉनेटरी कंट्रोल। तो हम चाहते हैं जितने, देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सरकार की भूमिका, अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक उत्पादन के मापन की पद्धति, GDP, GNP, NNP, समृद्धि एवं विकास, राजकोषीय नीति केन्स ने शुरू किया है, और बजट, मुद्रास्फीति और उसका प्रभाव। जैसे अब देखो GDP, तो GDP का कॉन्सेप्ट इमरजेंसी में आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। उस समय 2 अर्थशास्त्री हुआ करते थे, एक का नाम था जेम्स मीडेज और दूसरे का नाम था रिचर्ड स्टोन, और उन सबके गुरु थे जॉन मेनार्ड केन्स। तो इन लोगों ने लाया सबसे पहले GDP का कॉन्सेप्ट, फिर GDP से GNP, NNP ये कॉन्सेप्ट आता रहा। ये सबको जैसे तुमने अगर लेकर आया, और यहीं पर तुम अपना मेंस और प्रीलिम्स का जितना शब्दावलियां यही क्लियर कर लो। फिर अब नेहरूवादी आर्थिक मॉडल
और आर्थिक आयोजन तथा आयात प्रतिस्थापन की नीति। पहले एक बार तो तुमको इकोनॉमी शुरू करने से पहले नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल को समझना ही चाहिए, नहीं तो आगे नहीं समझ पाओगे। अब जैसे हमने बेसिक फाउंडेशन वाले में क्या किया है, क्योंकि उसमें बेसिक फाउंडेशन वाले में वो वर्टिकल नहीं जाना है, तो वहां हमने क्या किया है कि नेहरू से शुरू किया और मोदी तक का चेंज एक बार बता दिया है। इसमें वो गुंजाइश नहीं। तो ये एडवांस फाउंडेशन में, तो एडवांस फाउंडेशन में हमें क्या करना है कि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल जैसे तुमने लिया, उसके बाद जैसे यहां से तुमने लिया, पता नहीं कहां चला डेटा ही उड़ गया, 1 मिनट। अब इसके बाद हमने क्या किया है, मेरा डेटा थोड़ा सा उड़ गया इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, नहीं तो मैंने पूरा लास्ट तक बनाया हुआ था। जैसे यहाँ तक नेहरूवादी आर्थिक मॉडल तक चले तब मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स अगर हम लोग कर लें, तुम लोग सोचो जैसे डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर अगर हम कर लें, और डिफरेंट सेक्टर्स में प्राथमिक क्षेत्र है और यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र है और यहां पर तृतीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कर ले, तो प्राथमिक में जो तुम्हारा एग्रीकल्चर आता है मेंस में बहुत ज्यादा डेटा है। अब ध्यान करके देखा है ना, तो उसमें ऐसे अगर तुम लोग चुनो तो मेंस में भी फायदा हो जाए, प्रीलिम्स में भी, कि जैसे अब कोई है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एक डेटा है, एक डेटा तुम्हारी इकोनॉमी का है जैसे क्रॉप पैटर्न है, एक है मूल्य समर्थन एमएसपी, फिर उसी तरह से तुम्हारा है जन वितरण प्रणाली है, तो सब अलग अलग है। तो यहां पर अगर 6-7 का यहीं पर तुम बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से अगर डेटा तुम बनाते चले जाओ तो कितना बढ़िया रहेगा कि यहीं पर, यहाँ पर भूमि का सुधार आ गया, यहाँ पर क्रॉप पैटर्न आ गया, है ना, क्रॉप पैटर्न आ गया, यहाँ पशुपालन आ गया, यहाँ सिंचाई आ गई, और इसके बाद ये डेटा आ गया, और हर डेटा के साथ आप इंफॉर्मेशन डालते हुए जो प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन, तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों होता चलेगा। और अब द्वितीय क्षेत्र में जैसे तुम आए तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में एक चीज और भी है, माइनिंग। थोड़ा माइनिंग यही कर लो, जो है उसको वहीं निपटा के समाप्त करो, हमको पलट के नहीं देखना। आप जो देखेंगे करंट देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, ट्रेडिशनल हमको उतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। यहाँ दिक्कत ये भी होती है ना कि जीएस के नाम पर लोग ऑप्शनल पढ़ लेते हैं और उतना संभलता नहीं, इतनी चीजें हैं कितना पढ़ोगे। जो स्ट्रक्चर जहां बने उसको वहीं निपटाओ। जैसे एग्रीकल्चर को, ये डायग्राम एक्चुअली मेरा पूरा था, बीच में हाफ हमको लगता है या तो मेरा स्टाफ लगाना भूल गया या उड़ गया, क्या है। थोड़ा सा एक मेरा डायग्राम जो इकोनॉमी वाला है उसको फिर थोड़ा इनपुट कर देता हूँ ऑफिस से लेके, क्योंकि हम इकोनॉमी वाला हमारा डायग्राम वो आधा ही है। अब की वजह क्या है मैं नहीं जानता, मतलब वहां नहीं है कहीं भी, देखो ना हमारा डायग्राम बना हुआ था उसके हिसाब से नहीं है। जैसे देखो यहां तक है नेहरूवादी आर्थिक मॉडल का, वो कोरल में बनाया था अलग से। कोरल में जो डायग्राम मैंने पीपीटी का बनाया है कोरल में बनाया था। तुम इसमें सोच क्या रहे हो, जब मैं कह रहा हूं तो वजह है ना, कांटेक्ट करो ना, तहकीकात मत करो, वहां पूछो, सुनो सोनू से पूछना, सोनू और प्लस वहां पर जितेंद्र जो भी हो उससे पूछना। खैर चलिए, अब मोटे तौर पर आप लोगों को मैसेज मिला क्या करना है। तो जैसे सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री कर लोगे तो जितना इंडस्ट्री वगैरह आपको करना है उस इंडस्ट्री वगैरह को वहां कर लो, जिसमें एमएसएमई है, बड़े उद्योग है, जितने भी उद्योग हैं उसको कर लो, है ना। और उसके बाद तब आता है तुम्हारा तृतीयक में तुम्हारा बहुत बड़ा एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, हालांकि इंडस्ट्रियल में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर रख लेते हो कंस्ट्रक्शन में, लेकिन तुम्हारा टर्सियरी में भी जा सकता है, जहां तुम्हारी मर्जी है वहां रख लो उसको। उसके बाद टर्सियरी में तुम्हारा आएगा मनी मार्केट आएगा, कैपिटल मार्केट आएगा, ट्रेड आएगा, और ट्रेड में उसी समय तुम कर लो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, करेंट अकाउंट ट्रांसफर, उसमें मनी मार्केट वगैरह में आपको आ जाएगा, बैंकिंग को वहीं ले लो, आरबीआई वगैरह और बैंकिंग कंट्रोल। और
जो फाइनेंस, और उधर जो तुमने कैपिटल मार्केट किया है, कैपिटल मार्केट में बाकी सब कुछ कर लो, और मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट का संबंध भी तुमको पता चल जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बड़ा बारीक क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमी। देखो ना, मैं तुमको बताता हूं। जैसे देखिए, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? फिर तो अरे तुम लोग देख लोगे, देख लिया। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। क्यों गलत? देख लिया। सार्वजनिक परियोजनाओं पर में वृद्धि करना और कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। पहले रुको इसको। देख लिया कि बचा? किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से पॉइंट 1 विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्यों को बढ़ाता है। तीसरा है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3 और डी 2 और 3। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है क्या? और व्यापार संतुलन में सुधार लाता है कि नहीं? अगर तुम रुपया का अवमूल्यन करोगे तो व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा कि नहीं? कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा अगर निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था नहीं है और आयातोन्मुखी है तो क्या? ऐसा भी तो अब नेहरू के टाइम में क्या हुआ था कि उनका जो अर्थव्यवस्था थी वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। वो निर्यात पर बल नहीं देते थे। और इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ? लिंडन जॉनसन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो दबाव डालकर 35% मुद्रा का अवमूल्यन करवा दिया 66 में। तो 35% जो मुद्रा का अवमूल्यन करवा दिया, उससे क्या हुआ कि मतलब इंदिरा गांधी बेचैन हो गई कि भाई हमारा तो आयात की राशि बढ़ जाएगी, जो कि पेट्रोलियम वगैरह करते थे और प्लस बाकी मशीन वगैरह का आयात करते थे। तो उसी में समय सिंगापुर, जिसको तुम एशियन टाइगर कहते हो, वो आर्थिक उदारीकरण तरफ चला गया था। तो वही आज भी इंदिरा गांधी को लोग दोष देते हैं कि तुम 1966 में जब तुमने मुद्रा का अवमूल्यन किया ही था यार, तो उदारीकरण उसी समय कर देते ना, हम लोग भी कहां से कहां पहुंच गया हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही सब चीजें हैं। सोशल साइंस तो बड़ा मजेदार है। तुम लोग उसको केवल फैक्ट्स करके उसको ढंग से पढ़ो, लिंक करके। हमारा तो इकोनॉमी का डायग्राम ही पूरा नहीं हुआ, मोटे तौर पर तुमको बता देता हूँ, अगर आ जाता है तो दिखा भी दूंगा। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर किया, तो टर्सरी सेक्टर में सारा एरिया हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद एक इंक्लूसिव ग्रोथ करके नीचे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कर लो। उसके बाद तुमको करप्शन या जो भी टॉपिक करना है एक दूसरे से लिंक करके कर लो, क्योंकि तीनों सेक्टर की इकोनॉमी तुमको क्लियर हो जाएगी ना, तो पॉवर्टी एलिवेशन भी तुम अच्छे ढंग से समझ पाओगे, एम्प्लॉयमेंट भी समझ पाओगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उसमें फायदा क्या होगा? एग्रीकल्चर जैसे है तो उसमें 7 पार्ट में बांटा है। इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है। तो अब होगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो तुम एक सेगमेंट यहां देखोगे, दूसरा देखोगे, तुमसे पूछा जाएगा अच्छा ये बताइए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो तुमको मन में खुद सवाल आएगा कि एग्रीकल्चर में ये कर देंगे, इंडस्ट्री वाले सेगमेंट में ये हो जाए, फाइनेंशियल सेगमेंट में ये हो जाए। तो तुमको एक तरह से वहां पर खुद सोचने समझने का अवसर मिलेगा। और तब तुम जो पढ़ाई करोगे वो सोच समझ के करोगे। जितना प्रीलिम्स का डेटा है वो साथ साथ ले लो, मेंस के साथ डेटा लो। अलग से अगर प्रीलिम्स का डेटा लोगे तो दिक्कतें हो जाएगी। वही मैंने कहा कि लिंक करके सबको पढ़ना है, समझ गए? अब एक बात बताओ, अब हिस्ट्री में पहले बताओ, हिस्ट्री में तुम लोग कैसा फील कर रहे हो पीटी वाले क्वेश्चन की? मैं पीटी की बात कर रहा हूं। क्या नहीं करते हो?
तुम इसका मतलब मेरा स्टूडेंट नहीं रहे हो, मेरा ही है। तब तो मुझे नैतिक आधार पर पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स होता है उसका 60% पीटी का क्वेश्चन तो स्वयं हो जाता है, और 20% क्वेश्चन तो मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं किया तो बच्चों को मना ही करता हूं कि फैक्ट ज्यादा मत करो। उस 20% पर मत जाओ। देखो ऐसे एक थोड़ा सा तुम लोग एक चीज शेयर करो, तुम लोग काफी फ्रैंक हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बात करके। और मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि जरा हमें तुम एक क्लू दे दो कि तुम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हो कैसे तैयार, पीटी की तैयारी हिस्ट्री कैसे कर रहे हो, ये बताओ कैसे कर रहे हो। आप में से कितने लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो? देखो देखो, बुक कोई भी बुरा नहीं है, मैं तुमको बताता हूं, आपका जो बुक है वो कोई भी बुरा नहीं है। आप बुक सब अच्छे हैं, लेकिन उन बुक लिखने वाले को और प्लस पढ़ाने वाले से मुझे एक ही शिकायत है कि तो आप तुम कैसे समझते हो कि ये बच्चा जो बेसिक नहीं जानता है वो सीधा इतना डेटा कैसे याद रखेगा। हमारे लिए चैलेंज ये है, डेटा कैसे याद रखें। तुम्हारे लिए सच्चा इंसान ये है जो बताए कितना कम पढ़े यार, कितने सोर्स कम लें। अब पढ़ते ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, क्या पढ़ लो, कैसे याद रहेगा। पढ़ तो लूंगा, कैसे याद रहेगा। अब मान लो तुम स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम में तुमने पढ़ा कि भाई क्या पढ़ते हो, ये पेज उलटते जाते हो, है ना। मेरा अपना मानना था, जैसे एक सुनो मेरी बात, जब मैं हिस्ट्री में ही पढ़ाना सबसे पहले शुरू किया, वही फार्मूला मैं सब में लागू करूंगा। देखना तुम्हारा इकोनॉमिक पॉलिटी और हमारे यहाँ से जो जीएस जो बच्चा निकलेगा, एक बैच हमें निकलने दो। हम मार्केट को इस बात का चैलेंज करते हैं कि एक बैच हमको निकलने दो जीएस का यहाँ से, और मार्केट में उससे कोई शास्त्रार्थ करके देखे, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी विषय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ताली। और तुम याद रखना, ये थोथी दलील नहीं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। तुम आज की तारीख नोट कर लो अपनी कॉपी में। एक बैच में निकालूंगा मेंस और प्रीलिम्स में, और उसको देखना तुम कि वो स्टूडेंट्स कितना मतलब कंफर्टेबल और इनलाइटेंड होगा। प्रेशर तो थोड़ा पड़ेगा उसको, लेकिन मजा भी आएगा, प्रेशर लगेगा नहीं, मतलब इंजॉय करेगा। मैंने हल्का सा तुम ट्रेलर देखा ना किस तरह से पढ़ने, उस तरह से अगर तुम पढ़ते हुए चले जाओगे, और हम क्वेश्चन जैसे तुम दूसरे दिन आओगे क्लास में, देखोगे कि 20 क्वेश्चन रखा हुआ है प्रीलिम्स का, या 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स का रखा हुआ है, और एक क्वेश्चन मेंस का रखा हुआ है जो कल पढ़ाया गया है। कहोगे सर आज गेस्ट आ गए थे, हमको बैठो जाके तुम वहां, गेस्ट आ गए थे, क्यों गेस्ट आए थे, कौन है गेस्ट, मिलवाओ उनको, क्यों आते हैं वो। तो मतलब ये है कि आप जब 10 क्वेश्चन करोगे तो कल वाले जो पढ़ा हुआ है उससे लिंक बन जाएगा। जैसे मैं ऑनलाइन कराता था, हो सकता है मेरे ऑनलाइन क्लास में कई जगह तो मैंने कोचिंग में ली है ना, जैसे इनके में ऑनलाइन बारे में देखते हो, मैं जाता हूं तो मैं 5 क्वेश्चन प्रीलिम से शुरू करता हूं। गौर करते होगे तो क्यों, वो मेंटली अलर्ट हो जाएगा। देखो मेंस में तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे उतना तुमको नहीं चुभेगा, लेकिन प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो रात में खाना अच्छा नहीं लगता कि यार मेरा जो रूम पार्टनर है वो 5 का 5 करेक्ट कर दिया, मेरा 2 ही करेक्ट हुआ, रात में चुभता है ना थोड़ा। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को तुमको जगाए रखना है तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछते रहो, वो जगा रहेगा। क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत करना लोगों को बर्दाश्त नहीं, वो सहन नहीं कर पाता। तो मैं बता रहा था कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो अपने ढंग से पढ़ा, कई सीनियर से पूछा, वो लोग भी बताया कि आप इंफॉर्मेशन पढ़िए, नहीं जमा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उस समय कल्चर क्या था पढ़ाने का कि जैसे मान लीजिए आपको मेंस में हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री मतलब ना जैसे तैसे पढ़ा दिया गया। कई बार तो ऐसा होता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आज पढ़ा दिया गया, कल गुप्ता पीरियड पढ़ा दिया गया, और
मतलब उसमें एक दो टीचर पढ़ाते थे जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे। हाल में हमने तो कहीं कोचिंग ही नहीं की तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे होता था। उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वहां पर मैंने देखा कि मेंस के टाइम में मेंस का कोर्स करवा दिया और प्रीलिम्स के कोर्स में एक बच्चे के पास रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर में लिखता, हाँ बच्चों लिखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमुक चीज कहा गया है, पतंजलि के महाभाष्य में अमुक चीज है, और इतना रजिस्टर भर जाता था और बच्चे फैक्ट्स पढ़ते थे। हमको लगा यार तो वेस्टेज ऑफ टाइम, 1 लाख फैक्ट्स तुम पढ़ के जाओगे और जो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे देखोगे 100 जो है वो 1 लाख में कहीं नहीं, ये तो गैम्बलिंग हो जाए। तो हमने क्या किया कि कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। पहले हमने कहा कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ हुआ चेंज। इसको पहले हमने डिवाइड किया। हमने डिवाइड किया कि देखो राजनीतिक, तो राजनीतिक विस्तार। तो राजनीतिक विस्तार का मतलब हुआ कि अब हमने पहले पार्ट पकड़ा, क्योंकि पीटी में मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से ही मुख्य रूप से पूछते हैं या उससे पहले, तो हमने लेकिन पकड़ा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और महापाषाण काल। इसको हमने एक ब्लॉक बनाया क्योंकि उसमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं होता, और उसमें केवल चेंज पकड़ने की कोशिश की कि इसमें तकनीकी परिवर्तन क्या हुआ, जलवायु संबंधी परिवर्तन क्या है, जीविकोपार्जन में परिवर्तन क्या है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन क्या है, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन क्या है। और उन परिवर्तन में जितने फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को उसी के बीच डालते हुए चले। उसके बाद पार्ट 2 में हमने लिया वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। इसको हम पार्ट 2 बनाए। उसको बांटे राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य एवं कला। अब हमने क्या किया कि जैसे वैदिक काल है तो इतने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें मान लो प्रशासन है तो प्रशासन में 7 फीचर्स आ गए और प्रत्येक फीचर्स के साथ उदाहरण आ गया। तो उदाहरण फैक्ट्स हो गया और फीचर्स कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों मिल गए। राजनीतिक विस्तार में हमने मानचित्र बना दिया वैदिक का, कहां विस्तार है। बुद्ध काल में फिर वही मानचित्र बन गया। तो हम फिर वैदिक काल को आर्थिक में बांटा, सामाजिक में बांटा, सामाजिक वर्ण एवं जाति, महिलाओं, शूद्रों और अछूतों की दशा। तो खैर उस समय तो अछूत वगैरह नहीं थे, आगे चलकर जुड़े हैं, तो जहां जो जुड़ा है। तो हमने वैदिक को पहले इतने पार्ट में बांट दिया, सब में 6-7 फीचर्स, और 6-7 फीचर्स के साथ साथ उसमें जो उदाहरण है उदाहरणों को हम डालते हुए निकल गए। उसके बाद हमने बांटा बुद्ध का, वही किया, फीचर्स को देते हुए चले गए। मौर्य काल, तो उसमें क्या हुआ कि सारा फैक्ट्स को हम कॉन्सेप्ट के साथ कोऑप्ट कर लिया। अब रजिस्टर बन गया एंशिएंट का, मेडिएवल का, मॉडर्न का। 4 महीने क्लास लेते थे और 4 महीने में अलग से कॉन्सेप्ट से पढ़ाते थे। तो उसका फायदा यह हुआ कि शुरू में जब हमने शुरू किया था तो हमारे कुछ सीनियर्स, उसमें कुछ फ्रेंड भी हुआ करते थे। तो हमने कहा कि हमने प्रीलिम्स ऐसे पढ़ाने का सोचा है, जैसे आज तुम लोगों के सामने लेके आए हैं। तो नई चीज थी जीएस के लिए, तो उसी तरह से हम हिस्ट्री में लेके आए। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते थे कि कर तो रहे हैं आप, लेकिन होगा कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हो जाएगा। अब 3, 4, 5 बैच जहां गुजरा हमारा, उसके बाद तो नौबत आ गई कि अगर कोई लखनऊ में भी पीटी फेल करता था, पूछता था उपाय क्या है, चले जाओ मणिकांत सर के पास, दिल्ली। वहां से आते थे स्टूडेंट्स, कहते सर हमने सारे पुस्तक पढ़ लिए, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मैंने ये भी पांडे की पढ़ी, मैंने उनका यही गलत किया, आपने इतने पुस्तक पढ़ लिया, अब शांत होकर आप बैठिए, उसको भूलिए और जैसे मैं कहता हूं वैसे चलिए। सबका स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, फैक्ट डाल दिया। फैक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, कॉन्सेप्ट से फैक्ट्स। और यूपीएससी में क्वेश्चन होता है 25% क्वेश्चन आप जानते हो, 25% नहीं जानते हो, शेष 50% में सी सही है, डी सही है, बी सही होना चाहिए, और वही हमें सफल बनाता है। 100% श्योर नहीं रहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है या ये क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, जो है हम उसी के ऊपर चलते। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका जो बनेगा वो 60% क्वेश्चन कवर करवाएगा और फैक्ट्स तो 20% क्वेश्चन करवाएगा। तो आज से पहले आप लोग यह तय करिए कि आप लोग लिंक करके पढ़ेंगे। yes, पक्का? yes, ठीक। अब देखो मैं तो अब कारण भी पता चल गया होगा कि मैंने जीएस का क्लास क्यों नहीं रखा, संभव नहीं था, फायदा नहीं होता। सी सेट में फायदा हो जाएगा, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन का इजाफा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और जीएस में मैंने क्या किया, कहा कि टेस्ट सीरीज क्यों रखा, उसकी वजह बता देता हूं। जैसे मैंने बहुत सारे
इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट देखे और जो मार्केट में टेस्ट चलता है उसमें मैंने क्वेश्चन देखा, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तरह के हैं कि या तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैंने ऐसा होता है कि आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, या फिर ऐसा इजी होते हैं जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो, मतलब आसानी से सॉल्व कर लो। तो और यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है, यूपीएससी के क्वेश्चन में थोड़ा सा वो रास्ता निकाल देते हैं। जैसे 20-25 क्वेश्चन तो काफी टफ देंगे, जो 20-25 जो टफ क्वेश्चन देंगे, वो टफ क्वेश्चन वो भी खुद जानते हैं कि ये स्टूडेंट नहीं बनाएगा, सॉल्व करेगा, लेकिन दे देते हैं। और 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े आसान बना देते हैं, जिसको देखोगे तो हर 3 क्वेश्चन के बाद मिलता है अच्छा ये है ना, 7वां लग गया। तो भूमि अनुदान किसने शुरू किया, 7वां लग गया। फिर अगला 2 क्वेश्चन देखोगे तो सारी खुशी काफूर हो जाती है। तो ऐसे करते हुए कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन देते हैं। तो और बाकी जो 50 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा रास्ता छोड़ देते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं हो तो हमने जो अपना टेस्ट बनवाया है उसमें हमने कोशिश की है 100%, अगर नहीं तो 80% सफलता उसमें जरूर मिलेगी। जो क्वेश्चन आपको यूपीएससी के पैटर्न पर दिखेगा उसमें मायूस मत होना। एक टेस्ट तो मैंने बिल्कुल ओपन रखा है और उसमें आपको कोई फी भी नहीं है। सी सेट का भी मैंने बहुत मामूली सी फी रखी है। तो हमारे जीएस के प्रोग्राम से जो जितना लाभान्वित होना चाहो हो सकते हो। हमको लगता है कि वो 10 टेस्ट देने के बाद कुछ क्वेश्चंस का इजाफा उसमें हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज कि पढ़ाई का ओरिएंटेशन आपका बदल जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर बहुत, मान लो तुम किसी टेस्ट सीरीज में जाते हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उस फैक्चुअल क्वेश्चन को करने में तुम्हारा पढ़ाई का ओरिएंटेशन खराब हो जाता है। जैसे तुम वहां फैक्चुअल क्वेश्चन देखो, तुम्हारे अरे ये फैक्ट में हमको पढ़ना चाहिए, हमने अमुक टेस्ट में देखा था। जैसे इंटरव्यू बोर्ड में होता है, तो इंटरव्यू में हम लोग भी मॉक लेते हैं, तो कोई बच्चा आके इंटरव्यू में बड़ा एब्सर्ड क्वेश्चन बोलता है कि सर अगर ऐसा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने पूछा ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए, तुम कहाँ से क्वेश्चन है? तो सर एक मॉक में गया था, वहां उन्होंने पूछा। तो जहां क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है हमारी पढ़ाई का ओरिएंटेशन वैसा ही होता है। तो आप हमारे टेस्ट पर इतना भरोसा कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोशिश की, अपने टीम को भी हमने प्रेशराइज किया है और एक एक क्वेश्चन पर मैंने काफी करोड़ बाग में ही क्वेश्चन बनवाया, क्योंकि यहाँ पर होने में दिक्कत लगी और फिर उसको करवाया है। तो हमारी कोशिश है कि आपको यूपीएससी से मिलता जुलता क्वेश्चन टेस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें 10 टेस्ट है जीएस का और 6 टेस्ट है सी सेट का। आप लोगों का स्वागत है, आइए लाभान्वित हुई। अब जो उस समय आप कह रहे थे, उस समय ये भी बेचैन हो रहे थे, पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, कहाँ है वो? कुछ पूछना चाह रहे थे, आप में एक नए मुल्ला का उत्साह था, तो आप में से जो आप पूछना चाहो पूछो। आर्ट एंड कल्चर को भी ऐसे ही डिवाइड करके करो। आर्ट एंड कल्चर में ये कर लो, आर्ट एंड कल्चर में ये कर लो, समझ रहे हो ना? इसमें एक और जोड़ लेना, प्रौद्योगिकी, एक प्रौद्योगिकी जोड़ लेना और ये कर लो। एल बैशम की एक बुक आती है, द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, नाम सुना है? उसमें से तुम अगर सोसाइटी और कल्चर पर कुछ सवाल करोगे तो आपको अद्भुत भारत पर आप उस पर आप रिलाई कर सकते हो, वो बुक अच्छी। लेकिन फिर कहोगे कौन गाइड बुक पढ़ते हो तो देख लेना, लेकिन फैक्ट्स केवल नहीं, लिंक करके। इस टाइम शॉर्ट नोट्स बनाना बेहतर रहेगा प्रीलिम्स के लिए, 2024 वाले के लिए। मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए। नहीं, प्रीलिम्स के देखो तुम्हारी प्रीलिम्स की तैयारी तो मेंस के साथ हो रही है, मेंस भी साथ साथ निकल रहा है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेंस का छोड़ दो, अब जिनको प्रीलिम्स देना है। अब तुम लोग देखो अकेला प्रीलिम्स तो पढ़ोगे नहीं, मेंस का फायदा तो होगा ही। क्वेश्चन राइटिंग छोड़ दो और बाकी थोड़ा ओरिएंटेशन प्रीलिम्स का कर लो, बस मैं यही सजेस्ट करूं। और शॉर्ट नोट्स तुम क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। शॉर्ट नोट्स आप जो दिखाए थे बनाकर सर बोर्ड पे, डायग्राम सर। हाँ, तो वो डायग्राम अभी बना के पढ़ो। डायग्राम तो सबसे उत्तम चीज है, अभी से बनाना बेहतर रहेगा सर। बिल्कुल, अभी से क्या आप उसके लिए आपको नहीं सर, दिक्कत नहीं ना होगी सर? तो दिक्कत नहीं ना होगी सर? बिना डायग्राम के तुम लोग पढ़ते हो क्या? नहीं सर, मतलब जैसे तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, देखो बैठो मैं तुमको बताता हूं। हमने स्टूडेंट लाइफ में एक एक दर्द झेला है। नहीं, तुम बैठे बैठे क्वेश्चन पूछ सकते हो, माइक रहने दो उनके हाथ में, क्योंकि उनमें अभी बहुत ज्ञान पिपासा है।
इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। देखो, हमने जो महसूस किया है, तुम लोग भी महसूस कर रहे होगे कि जैसे तुम एक बुक उठाते हो और बिना प्लानिंग के बुक पढ़ोगे तो कभी कभी दिन भर लग जाएगा, और पता चला कि 7 से 8 पेज पढ़ा, शाम तक आके झुंझलाहट होने लगती है कि यार आज का दिन मेरा गया, न इसमें से कुछ निकल पा रहा है, न हमने कोई काम किया। तो कोई बुक उठाने से पहले पहले स्कीम बनाओ कि हमको अगर पढ़ना है, ठीक है, कोई टॉपिक ही पढ़ना है कि हमें अगर आज सपोज करो हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, तो उसमें पहले एस्पेक्ट बना लो कि हमको राष्ट्रीय नेशनल इकोनॉमी में पहले बुक उलट लो, देख लो ये एस्पेक्ट पढ़ना है। कोशिश कर सकते हो डायग्राम बना लो और फिर बुक को फॉलो करते हुए पढ़ो और इसेंशियल चीजें नोट डाउन करो। थैंक यू सर। ये हाँ, हाँ, उससे ज्यादा फैक्ट्स बचा ही नहीं सकते हो। जब मैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं ऑप्शनल में पढ़ा रहा था, तो बुकलेट हमने दिया था बच्चों को, तो मैं एकमात्र ऐसा आदमी था कि अपने बुकलेट के अगेंस्ट में प्रचार करता था, दे देता था, कहता था उतना मत पढ़ना, उतना याद नहीं रहेगा। तो क्योंकि हमें जब खुद ही उतना याद नहीं रहेगा तो मैं स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करूंगा। फैक्ट्स बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है। हाँ, आप उसको पढ़ते चलो। अब कहोगे भाई उससे बाहर क्वेश्चन रहेगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन रहेगा तो जाएगा। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उस पर सिलेक्शन होना ही नहीं। अरे सिलेक्शन तुमको 50 पर ही होता है ना, तो उतना 50 बढ़िया क्वेश्चन निकल जाता है जिसमें आदमी उसको करके पीटी क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, आपका अपना जो नोट्स बना हुआ है वो सर्वोत्तम है। आपका जो अपने हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स बना हुआ है वो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो मेरे क्लास में तो कॉन्सेप्ट आपको तो मेंस में किया होगा ना क्लास में, हाँ, तो वो तो काम आएगा ही आपको, बल्कि वो कॉन्सेप्ट कैप्सूल से ज्यादा आपको काम आएगा, क्योंकि आपने उसको खुद किया हुआ है, तो आप उससे जुड़े हुए। कॉन्सेप्ट कैप्सूल में क्या है कि आपका डेटा ज्यादा मिल जाएगा उसमें, मतलब वो प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट बुक है। जैसे स्पेक्ट्रम भी है, तो स्पेक्ट्रम में क्या है कि केवल मॉडर्न उन्होंने लिया हुआ है, एंशिएंट और मेडिवल कहां लिया हुआ है। हमारे कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आपको एंशिएंट मेडिवल भी मिलेगा, और एंशिएंट का अच्छा खासा डेटा है, उसे बाहर कहां जा पाओगे। बुद्धिज्म ही पढ़ के देखो, जैनिज्म ही पढ़ के देखो, वो कितने बुक का निचोड़ है पता है? 37 बुक का निचोड़ है। उसको एक बार हमको और रिऑर्गेनाइज आगे कराना है, मैं उसमें लगा हुआ हूं, लेकिन है वो बहुत अच्छी, मतलब अभी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग बुक है उस बुक में अच्छी बुक है। वही फैक्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो फैक्ट ज्यादा है, कल आप लोगों का 8 और 9 तारीख को इनविटेशन है कि मिस्टर वो हम भी रहेंगे हालांकि, और राजेश मिश्रा साहब आएंगे। तो राजेश मिश्रा सर आपको मैथ और रीजनिंग, उसमें आपको कोई अभी अथी नहीं करनी है, आप उसको बैठ के वो आपको एक लार्जर कंटेस्ट के बारे में बताएंगे ये कैसे है, और हम आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, आज तो हमको जीएस पर ही बात करते रहे, मौका नहीं मिल पाया, 10-15 मिनट में कल आपका टाइम लूंगा, और बाकी आपको राजेश मिश्रा सर कल और परसों सर 2 दिन क्लास लेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म से हर साल नया क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहाँ से करे सर? अंतर्दृष्टि से करिए, अंतर्दृष्टि से करिए, उस पर सोचिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म कहते हो, देखो एक कोचिंग का एक हमारा टीम ने हमें बना के दिया कि सर बच्चों को आप बताइएगा, तो मैं अपने टीम के काम आपको दिखाता हूं। देखो उन्होंने कहा कि बच्चों को दिखाइए कि 2023 से लेकर 2011 तक जो आपका क्वेश्चन पूछने का जो रेशियो रहा है वो ऐसे रहा है, और इसमें सिंधु घाटी में 4 क्वेश्चन है 11 से 23 के बीच, वैदिक काल में 3 क्वेश्चन है। तो ये डेटा आपको जो आज मैटर मिला है उसमें भी डेटा दिया है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया। तो लेकिन इस पर भरोसा मत करना, ये बदल देंगे हमको, हम चांस नहीं ले सकते, हम पूरे स्ट्रक्चर रखेंगे, सभी की तैयारी करेंगे। हाँ, इसमें आपको दिख रहा है कि देखो भाई आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि चलो हम देख रहे हैं कि मुगल काल से 10 क्वेश्चन रहे, तो इसको सल्तनत से ज्यादा पर, सल्तनत से ज्यादा इस पर हम ध्यान देंगे, ऐसा केवल कर लीजिए, लेकिन पढ़िए सभी। पता चला मुगल काल में इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं। यूपीएससी बहुत छलिया है,
अब देखो ना 22 क्वेश्चन होते थे। 22 क्वेश्चन हिस्ट्री में 20 से 22 क्वेश्चन होते थे। इस बार उन्होंने कितना क्वेश्चन पूछा है? 14 क्वेश्चन पूछे। फिर हो सकता है इस बार 20 पूछ लें, या हो सकता है इस बार ट्रेन रहने दे, फिर 1 साल के बाद पूछ लें। तो उनका चलता रहता है, ज्यादा कम होता रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और कोई सवाल? हाँ, जीएस मंथन वाले में हम आपको बताना भूल गए थे। अब अच्छा किया कि आपने याद दिला दिया कि मेरा कॉन्सेप्ट जीएस का, जब मैं जीएस का लिंक जून में जो अनफोल्ड करूंगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये आप लोग अभी आजमा सकते हो। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? कौन? दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण तो आजकल अयोध्या और मोदी जी के गुणगान में ही लगा हुआ है। उससे इतर तो आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा क्या? मतलब उसके बाहर कुछ मिल रहा है? जनसत्ता जयको आप लोगों की थोड़ा तो देखो, हिंदी न्यूज़पेपर में थोड़ी सी तो दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे एक मैंने जो सोचा है वो ये है कि आप एक बार पूरा स्ट्रक्चर जैसे आप लोग पढ़ लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, सोसाइटी, सब कुछ पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद हर वीक में तय कर लीजिए कि तारीख 7 से लेकर 14 तक हमको देखना है कि हमने एक प्रोग्राम लाना है जिसमें एक मैगजीन भी छोटी सी बनानी है, प्रोफेशनल से अलग, जो तुम लोगों के जीएस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। जैसे एक पूरे सप्ताह का होगा, उसका टाइटल होगा हाउ जीएस ट्रेवल्ड दिस वीक, जीएस मंथन, हाउ जीएस ट्रेवल्ड दिस। इस वीक में जीएस कितना आगे बढ़ा, उसमें देखेंगे हम 5 से 7 इशू को चुन सकते हैं। किसी वीक में 4 ही इशू होगा, किसी में 5, किसी में 6। उसमें यह देखना है कि इस बार पॉलिटी में कौन नई चीजें जुड़ी, जो अगर आज लिखना हो इस वीक में तो ये पॉइंट होना जरूरी है। इकोनॉमी में कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ, ये पॉइंट हो। साइंस टेक में कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई। तो ऐसे 6 से 7 आर्टिकल मुझे उसमें बनाना है। और आपका काम यह है कि आप जो स्ट्रक्चर बना के पढ़ोगे तो हर टॉपिक के बाद तुम लोग 4-4, 5-5 पेज में तो कंजूसी नहीं है ना, पर्याप्त पेजेज, तो 4 से 5 पेज छोड़ देना। और जब इस वीक में देखना कि अरे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के रिलेशन में एक नया आयाम खुला है, बस तुरंत पॉलिटी की कॉपी उल्टा वहीं पर 2-3 लाइन में लिख दिया, बड़ा कारगर होगा। अंत में जब तुम मेंस से पहले जब या पीटी से पहले कॉपी उठाओगे तो दिल खुश हो जाएगा, सारे मैगजीन से बढ़ के एक साथ मिल जाएगी। और तब बन जाओगे स्मार्ट थिंकर। ये काम तो मैं अपना जीएस में नेचुरली में करवा दूंगा, और उसमें तो मैं पीछा भी करूंगा ना हर वीक में। हमारा जीएस ट्रेवल्ड दिस वीक, उसे क्वेश्चन पीटी का बनाऊंगा। नहीं जवाब दोगे तो पूछूंगा क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्या कर रहे थे। तो उसमें कई लोग कहते हैं कि सर मेरी शादी तय हो गई। तो ये जो जीएस का जो वीक, हर देखो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की जो डेली क्या करो, कलम उठाओ और उसको अंडरलाइन करो। क्योंकि कभी बार क्या होता है कि आज डिलिमिटेड, आज तुम मान लो सपोज करो, आज तुम रोल ऑफ स्पीकर पर एक आर्टिकल देखते हो, खुश हो जाओ, काम कर लो, और कल देखोगे रोल ऑफ स्पीकर उससे बढ़िया आर्टिकल आ गया, और उसमें से बहुत सारा रिपीट है। तो आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो। तो एक वीक का अगर हम लोग ऐसा करें कि एक वीक का जमा करके रख लें, अंडरलाइन करके कौन कौन, एक सप्ताह के बाद उस सब का स्क्रूटिनी करें, पता चला कि इसमें से 3 निकल गया क्योंकि 3 रिपीट है। समझ रहे हो कि नहीं? तो संडे का दिन तुम लोग खाली रहते हो, क्या प्लान रहता है? नहीं तुम लोग क्या कहीं अपॉइंटमेंट होता है क्या? अच्छा, तो क्या, तो संडे के दिन क्या करना कि तुम तय कर लेना कि इस सप्ताह में ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ने का प्रोग्राम करोगे तो फ्लॉप हो जाएगा। कम पढ़ने का प्रोग्राम रखो। इस सप्ताह में हमको इस सारे पेपर से 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे पढ़ना है। बैठ जाओ 4 घंटे, कागज कलम लेके 7 आर्टिकल पढ़ लो, कॉपी ऐसे उल्टो। पॉलिटी में ये हो गया, इकोनॉमी में ये चीज दिख रही है, साइंस टेक में नई चीज, साइंस टेक सबकी कॉपी ऐसे बगल में रख लो। इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, और जो जहां है उसको अपडेट कर लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आसमान का आस छोड़ प्यारे, उलट देख घटा बना जी। हम भी तुमको काम करवाएंगे तो रगड़ना तो तुम ही को पड़ेगा।
हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे, लेकिन काम तो तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें दिक्कतें नहीं होगी। सबसे बड़ी जीएस में होती है, क्लास में कुछ और होता है, पता चला कि नोट्स जो मिला है उसका क्लास से कोई तालमेल ही नहीं है। हमारा नोट्स बन रहा है, जो जैसे हम तुमको बताए ना स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर पर नोट्स बन रहा है। टीचर आएंगे उसी स्ट्रक्चर पर पढ़ाएंगे, और जो मेंटोर है वो भी प्रशिक्षित है, और टीचर और मेंटोर में संबंध है। पता चला नोट्स कुछ और बोल रहा है, टीचर कुछ और बोल रहे हैं, और मेंटोर कुछ और बोल रहा है। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सफलता के लिए बहुत ज्यादा, सफलता के लिए सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। और अनसिस्टमेटिक पढ़ाई करोगे तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ना है, फिर सब कुछ बिखर जाएगा। और बोलो कोई सवाल? 11 को टेस्ट दे रहे हो तुम लोग, कल 8-9 को अटेंड करो सीसेट का क्लास। टाइमिंग कल कितना है? 11:30 है ना? 11 कितना? 11:30 तो मेरा हिस्ट्री का ही क्लास समाप्त होता है। 11:30 आपकी टाइमिंग है। 8 और 9 सीसेट का क्लास करिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सीसेट का बैच ज्वाइन कर लीजिए। 15 घंटे का मैं भी कॉम्प्रिहेंशन का सेवा आपको मिलेगा, प्लस आपको 75 घंटे के मैथ रीजनिंग का मिलेगा, और 10 से 12 क्वेश्चन आपका इंप्रूव कर जाएगा। और जो अगली बार जो करोगे, हाँ टेस्ट का है, तुम लोग के पास प्रोग्राम पहुंचा नहीं है अभी तक? तुम लोग के पास जो सामने रखा होगा उसमें प्रोग्राम तो दिया हुआ होगा, है कि नहीं? तुम रोहित भेजो, ऋतु को भेजो ना, या विकास को भेजो। अच्छा, एक चीज बताइए, इन लोगों का 11 को जो टेस्ट होगा, टाइमिंग क्या होगी उसकी? ग्रुप में मैसेज डल गया है, 9:30 बजे से है, और 8 और 9 का जो यानी कल और परसों जो क्लास है इनका, वो 11:30 है। तो 11:30 आपका क्लास है। हाँ अच्छा, GS2 2:30 to 4:30। दिमाग में? हाँ 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 हाँ, सही बात। तो मैंने कोशिश की है, 80 to 90% आप लोग देख लीजिएगा पेपर। उसको मैंने दूर करने की बहुत हद तक कोशिश की है। अब आप ही लोग जज करिएगा उसमें कहां तक सफल रहा। हाँ क्या? 8 और 9 डेमो है, 8 और 9 को कोई फीस नहीं लगेगी आपको। कोई नहीं, 8 9 डेमो है, उसके बाद फिर आप लोग सभी लोग इनरोल्ड होइए, आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगा, है ना?